वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जानकारी सामग्री तालिका यूआरएल नार्को रूट संगठन का एक साधारण सदस्य था। उसकी एकमात्र उल्लेखनीय विशेषता उसका याकुशी नोनू नाम का सुंदर साथी होना था। यह 18 वर्ष की आयु से पहले नार्को का बायोडेटा है। 18 के बाद उसने गोमांस खाना बंद कर दिया। अपने सहज ज्ञान को जागृत करने और अमरता के प्रति अपनी सहज आत्मीयता की खोज करते हुए नार्को एक निंजा से एक समर्पित कृषक में बदल गया। पृष्ठ 1। मैं अपनी अमरता की खेती में सहायता के लिए निंजा दुनिया का उपयोग करूंगा। लेखक फारलाइट सिगरेट नार्को रूट संगठन का एक साधारण सदस्य है जिसका एकमात्र आकर्षण याकुशी नोनू नामक उसका सुंदर साथी हो सकता है। उपरोक्त नार्को का 18 वर्ष का होने से पहले का बायोडेटा है। जब वह 18 वर्ष का हो गया तो उसने गोमांस खाना बंद कर दिया। अपने सहज ज्ञान को जागृत करने और अमरता के साथ अपने नियत संबंध की खोज करने पर नार्को एक निंजा से एक कृषक में बदल जाता है। अध्याय 1 प्रकाश के नीचे। ओए गांव को रोशनी की जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा अंधेरे की जरूरत है। आज से तुम प्रकाश के नीचे अंधकार हो और उस विशाल वृक्ष की छाया के नीचे जड़े हो जो कि गांव है। हाँ, 103 साल। आप 3 साल से रूट के प्रशिक्षण कार्यक्रम के सदस्य हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि असली प्रशिक्षण अभी शुरू हुआ है। अब से अपने प्रशिक्षण की मात्रा को दोगुना करने के अलावा आपको ये दवा हर दिन लेनी चाहिए। ये तुम्हें अधिक शक्ति प्रदान करेगा। इसके अलावा आरक्षित सदस्य की पदोन्नति तक मासिक उन्मूलन प्रणाली लागू की जाएगी। हटाए गए लोग रूट के सदस्य बनने के पात्र नहीं होंगे। हाँ, 100। बहुत अच्छा। कठोर प्रशिक्षण के बाद आप सभी योग्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के सदस्य बन गए हैं। अब से जब तक आप वयस्क नहीं हो जाते, आप वार्षिक मूल्यांकन में भाग लेने के पात्र होंगे। मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने वालों को आरक्षित सदस्यों के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। हाँ, 140। नंबर 1 आरक्षित सदस्य के रूप में आपकी सफल पदोन्नति पर बधाई। अब आप एक वास्तविक कोडनेम रखने के योग्य हैं। आप अपने लिए कौन सा कोडनेम चुनने की योजना बना रहे हैं? उद्धरण चिन्ह भूत दानव। मुझे याद है तुम्हारा नाम नार्को था, है ना? कोड नाम दानव तुम्हारे नाम पर बिल्कुल फिट बैठता है। धन्यवाद। ठीक है, अब जब आपके पास एक कोड नाम है तो चलिए अंतिम समारोह शुरू करते हैं। कौन सा समारोह? जीव आपदा की जड़ को खत्म करने की मुहर। क्या अंधेरे गुप्त कमरे में एक मनभेदी चीख गूंज उठी। कोनोहा निंजा अकादमी प्रथम वर्ष शिक्षक कार्यालय। क्या आप सभी ने सुना है? कक्षा ए से उचिहा शिशुई ने जल्दी स्नातक होने के लिए अपना आवेदन जमा कर दिया है। ओह सचमुच? पहली कक्षा के छात्र केवल 3 महीने से स्कूल में हैं। सामान्य छात्र निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन क्या यह उचिहा शिशुई नहीं है? आप सभी ने पहले उनका प्रदर्शन देखा है। उच्च वर्ग के लोगों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि कुछ जीन भी उसके जितने अच्छे नहीं हो सकते। ये सच है। मुझे याद है उचिहा शिजुई अभी केवल 5 साल की है। क्या ये बिल्कुल हटके काकाशी जैसा नहीं है? यदि वह परीक्षा पास कर लेता है तो क्या वह सबसे कम उम्र के जीन के रूप में हताके काकाशी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ देगा? अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो ये सच है। काकाशी हताके ने नामांकन के आधे साल से अधिक समय बाद स्नातक की उपाधि प्राप्त की। शिशुई उचिहा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। हे आखिरकार वे प्रतिष्ठित उचिहा कबीले से हैं। हालांकि इस कबीले के लोग ज्यादातर घमंडी हैं, लेकिन उनकी प्रतिभाएं वास्तव में हम आम लोगों की तुलना में अतुलनीय हैं। कार्यालय के अंदर शिक्षकों का एक समूह जीवंत चर्चा कर रहा था। कुछ ने प्रशंसा के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त की, जबकि अन्य ने व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की। इस समय चश्मा पहने एक शिक्षक विपरीत मेज पर बैठे दूसरे शिक्षक से बात करने से खुद को नहीं रोक सका। नार्को, क्या आपको लगता है कि उचिहा शिशुई परीक्षा पास कर पाएगी? मेरे सामने नार्को नामक एक शिक्षक बैठे थे। कार्यालय के अन्य शिक्षकों की तुलना में वह बहुत छोटा दिखता था, केवल 17 या 18 वर्ष का। इसके अलावा वह उत्कृष्ट उपस्थिति के साथ बहुत सुंदर भी था। नार्को अपना पाठ तैयार करने में व्यस्त था और चर्चा में भाग नहीं ले रहा था, लेकिन जब सामने की मेज पर बैठे उसके सहकर्मी ने उससे विशेष रूप से पूछा तो उसने विनम्रता से उसकी ओर देखा। मुझे लगता है कि अभी भी एक अच्छा मौका है। आखिरकार उचिहा शिशुई की उत्कृष्टता सभी के लिए स्पष्ट है, नार्को ने ईमानदारी से उत्तर दिया। ये सच है। ऐसा लगता है कि काकाशी का रिकॉर्ड सचमुच टूटने वाला है। चश्माधारी शिक्षक ने एक पल के लिए पीछे सोचा और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। नार्को की तुलना में, जो केवल आधे साल से निंजा अकादमी में काम कर रहा था, ग्लासेस सेंसी 1 दशक से अधिक समय से अकादमी में काम कर रहा था। मैंने स्वाभाविक रूप से 3 साल पहले काकाशी को पढ़ाया था। उस समय काकाशी की तुलना में ग्लासेस सेंसी को यह स्वीकार करना होगा कि उचिहा शिशुई अब और भी बेहतर लगती है। नार्को को लौटे। उचिहा शिशुई के बारे में चश्मे वाले शिक्षक के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद उसने अपने पाठ की तैयारी जारी रखने के लिए जल्दी से फिर से अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ, कम से कम सतह पर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उचिहा शिशुई को ऐसा अनुभव होगा। हालांकि उचिहा कबीले के हर चीज में सर्वश्रेष्ठ होने के प्रयास के माहौल को देखते हुए, भले ही उचिहा शिशुई खुद ऐसा नहीं करना चाहते थे, उनके कबीले को शायद उनसे ऐसा करने की आवश्यकता होगी। नार्को ने फुर्ती से कलम घुमाई, एक पल के लिए सोचा और फिर इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके पास दूसरों की परवाह करने की अतिरिक्त ऊर्जा नहीं है। व्यस्त होने का बहाना करते हुए हमेशा की तरह नार्को ने धैर्यपूर्वक अपने कार्यदिवस के समाप्त होने का इंतजार किया। जिंगल बेल। अनजाने ही शाम होने का समय आ गया। अचानक स्कूल की घंटी बजी और पूरी निंजा अकादमी जीवंत हो गई। सभी कक्षाओं के छात्र बड़े उत्साह के साथ स्कूल से बाहर भागे। यही बात शिक्षकों के लिए भी लागू होती है। एक एक करके ऐसा लग रहा था कि वे भारी बोझ से मुक्त हो गए हैं और आराम भरे भावों के साथ 2-3 की संख्या में चले गए। नार्को ने वैसा ही किया, लेकिन स्कूल छोड़ने की बजाय उसे एक एकांत कोना मिल गया। खोल दो। ये पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, नार्को ने उसके सामने एक हाथ की मुहर बनाई और एक पल में, एक धमाके के साथ वह पूरी तरह से गायब हो गया। ये सिर्फ एक छाया क्लोन था। कोनोहा आवासीय क्षेत्र में एक अपार्टमेंट के अंदर।
डूबते सूरज की रोशनी खिड़की से बिस्तर पर चमक रही थी। बिस्तर पर एक काले बालों वाला युवक पलती मारकर बैठा था और उसकी हथेलियां ऊपर की ओर थीं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि नार्को था। अचानक जैसे ही निंजा अकादमी के छाया क्लोन छट गए, नार्को, जो अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठा था, ने धीरे से उन्हें खोला। स्कूल से निकलने का समय हो गया है। समय सचमुच उड़ जाता है, नार्को ने मन में सोचा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कोई अन्य रास्ता नहीं है, ये खेती के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। आधे वर्ष तक लगे रहने के बाद, शांत मन के सफल समापन के बाद एकाग्रता भी अपने सफल समापन पर पहुंचने वाली है। एक बार जब वह पूर्ण एकाग्रता और मानसिक फोकस हासिल कर लेता है, तो वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस और अवशोषित कर सकता है। इस प्रकार एक कृषक बन जाता है। ये सही है। निंजा अकादमी मामलों का प्रभाव लेने के लिए छाया क्लोन का उपयोग करना न केवल नार्को के लिए सुस्त पढ़ने का एक तरीका था, बल्कि प्रशिक्षण के लिए अधिक समय बनाने का एक तरीका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो अभ्यास किया वह निंजा पद्धति नहीं थी जो इस दुनिया में प्रचलित थी, बल्कि अमरता की खेती करने की पद्धति थी। नार्को एक कृषक है और वह एक प्रवासी भी है। हालांकि अन्य शरीर रखने वाले अधिकांश ट्रांसमाइग्रेटरों के विपरीत उनका वर्तमान दुनिया में पुनर्जन्म हुआ था। लगभग आधे साल पहले एक अप्रत्याशित अनुभव ने उनके पिछले जीवन की यादें जगा दी। अपने पिछले जीवन की यादों में जिस निंजा दुनिया में वह अब रहता है वह केवल एक एनीमे का उत्पाद है। बेशक ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पिछले जीवन की स्मृतियों के जागृत होने के साथ साथ उनके मन में एक कांस्य मीनार भी प्रकट हुई। जब उन्होंने अपने पिछले जीवन की यादों को संसाधित किया और अपने दिमाग में कांस्य टॉवर के साथ प्रतिध्वनित किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि कांस्य टॉवर एक ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में उनका धोखा कोड था। अध्याय 2, अमरता का द्वार। नार्को की तरह कांस्य टॉवर किसी अन्य दुनिया का उत्पाद है और यह संदेह है कि यह एक निश्चित खेती की दुनिया में एक संप्रदाय द्वारा पारित खजाना है। उसके दिमाग में कांस्य टॉवर क्यों आया, इस बारे में नार्को फिलहाल निश्चित नहीं था। आखिरकार कांस्य मीनार ने कोई बुद्धिमत्ता प्रदर्शित नहीं की, उनके पास केवल साधना पद से संबंधित एक विरासत बची थी। हालांकि एक बात निश्चित है, कांस्य टॉवर उसके लिए एक अविश्वसनीय अवसर था। कांस्य मीनार में 9 मंजिलें हैं। कांस्य मीनार की खोज के बाद नार्को अपने मन को एकाग्र करके मानव रूप में मीनार में प्रवेश कर सका। यह प्रक्रिया जिनचुरिकी की चेतना के समान है जो उनके शरीर के भीतर पूंछ वाले जानवर के सीलबंद स्थान में प्रवेश करती है। पृष्ठ 2। हालांकि कांस्य टॉवर में 9 मंजिलें हैं, प्रत्येक मंजिल के बीच कुछ प्रतिबंध है, इसलिए नार्को वर्तमान में केवल पहली मंजिल में ही प्रवेश कर सकता है। बेशक फिर भी कांस्य टॉवर की पहली मंजिल में रखी गई खेती की विरासत पहले से ही काफी उल्लेखनीय है। यह उस साधना तकनीक की तरह है जिसका वह वर्तमान में अभ्यास कर रहा है। एक धोखा प्रणाली के रूप में नार्को ने स्वाभाविक रूप से कांस्य टॉवर के भीतर खेती की विरासत को बहुत महत्व दिया। इसलिए प्रशिक्षण के लिए अधिक समय पाने के लिए उन्होंने निंजा अकादमी में आने का एक रास्ता खोजा। उसी समय उन्होंने निंजा अकादमी में अपने काम को बदलने के लिए छाया क्लोन का उपयोग किया, जबकि उन्होंने खुद को पूरी तरह से अमरता की खेती के लिए समर्पित कर दिया। अब आधे साल की कड़ी मेहनत के बाद वह कृषकों के क्षेत्र में कदम रखने के लिए लगभग तैयार हैं। अमरता प्राप्त करने की विधियां इस दुनिया की निंजा तकनीकों से कहीं अधिक कठिन है। आरंभ करने के लिए व्यक्ति को 2 चरण पूरे करने होंगे, मन को शांत करना और आत्मा को एकाग्र करना। मन को शांत करने का अर्थ है आत्मा को शांत करना और अपने मन को किसी भी चीज से प्रभावित होने से रोकना। ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है किसी के मन और आत्मा को केंद्रित करना, किसी के मन और आत्मा को अत्यधिक एकीकृत होने देना। नार्को अब माइंडफुलनेस की पूर्णता प्राप्त करने के बाद एकाग्रता की पूर्णता प्राप्त करने वाला है। जैसे ही नार्को ने बार बार अपने मन को कांस्य टॉवर पर केंद्रित किया, जो उसके चिंतन का विषय था, उसकी एकाग्रता तब तक मजबूत होती गई जब तक कि बिना किसी ध्वनि के वह खुद को और बाहरी दुनिया दोनों को भूलकर पूर्ण तल्लीनता की स्थिति में प्रवेश कर गया। गुंजन, इससे पहले कि मैं ये जानता, जब मैंने आखिरी कदम उठाने पर ध्यान केंद्रित किया, तो आखिरकार मैंने एक आदर्श अंत हासिल कर लिया। एक पल में नार्को की चेतना उसके शरीर से आगे निकल गई और बाहरी दुनिया को दूसरे दृष्टिकोण से देखने लगी। पहली चीज जो ध्यान खींचती है वह चारों ओर बहती अनगिनत तारों की रोशनी है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा है। क्या मैं आध्यात्मिक एकाग्रता के शिखर पर पहुंच गया हूं? टिमटिमाते तारों की रोशनी देखकर नार्को चौंक गया और उसे तुरंत स्थिति समझ में आ गई। अमरता की खेती के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस दुनिया के संदर्भ में आध्यात्मिक ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा है। जिस तरह इस दुनिया में रूढ़िवादी साधना तकनीकें भी नहीं है, फिर भी यह एक अमर विधा विकसित करने में कामयाब रही है। इस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा, जबकि एक सच्ची साधना दुनिया से अतुलनीय है, स्पष्ट रूप से आत्मा से रहित जगह नहीं है। अमरों के गुप्त ग्रंथों के अभिलेखों के अनुसार जब किसी का मन और आत्मा दोनों पूरी तरह से केंद्रित होते हैं, तो वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता है। इस समय टिमटिमाती तारों की रोशनी बिल्कुल कांस्य टॉवर की पहली मंजिल पर स्थित एक अन्य विरासत में मिले पाठ, सीक्रेट मैनुअल ऑफ इमोर्टल कल्टीवेशन में आध्यात्मिक ऊर्जा के वर्णन की तरह थी। आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण नार्को का मन अनायास ही ढहने लगा। सौभाग्य से उन्होंने समय रहते इस स्थिति पर ध्यान दिया, तुरंत अपने मन को शांत किया और फिर साधना पद्धति के अनुसार श्वास व्यायाम का अभ्यास करना शुरू कर दिया। सांस लें। कांस्य मीनार की कल्पना जारी रखते हुए उसने एक विशेष लय में सांस ली और छोड़ी। जल्द ही मुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा आकर्षित होने लगी और धीरे धीरे नार्को के शरीर में प्रवाहित होने लगी। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है, नार्को ने उसे अपने भीतर प्रसारित होने के लिए नियंत्रित किया, जब तक कि एक चक्र के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अपने शरीर में विलीन नहीं हो गई और अंततः सच्ची ऊर्जा के पहले चरण को जन्म दिया। अपनी आंतरिक ऊर्जा का अभ्यास करें। क्यूई शोधन चरण के दौरान व्यक्ति सच्ची क्यूई की सांस विकसित करता है। सच्ची ऊर्जा की पहली इच्छा के जन्म के साथ नार्को ने सफलतापूर्वक खेती के द्वार में कदम रखा और क्यूई रिफाइनिंग के पहले स्तर पर एक कृषक बन गया। पहला विस्प, दूसरा विस्प। आध्यात्मिक ऊर्जा के निरंतर प्रवाह के साथ और अनाम तकनीक के संचालन के माध्यम से नार्को का शरीर अधिक से अधिक सच्ची ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था।
जब तक डिंग लिंग लिंग आई 1/2 जी 1/2 जी 1/2 जेड। बेडसाइड टेबल पर अलार्म घड़ी से अचानक तेज आवाज निकली। नार्को, जो आध्यात्मिक ऊर्जा में सांस ले रहा था, थोड़ा रुका। उसने साधना बंद करने का फैसला किया और अलार्म घड़ी को देखने के लिए अपनी आंखें खोली। क्या पहले ही इतनी देर हो चुकी है? नार्को ने आश्चर्य से अलार्म घड़ी पर 7 बजे के निशान को देखा। जिस क्षण से उसकी छाया का क्लोन नष्ट हो गया, तब से लेकर अब तक उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि केवल थोड़ा ही समय बीता हो, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 3 घंटे पहले ही बीत चुके थे। जैसे ही मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, मुझे पुरानी यादों का दर्द महसूस हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के नार्को तुरंत उठा, अलार्म घड़ी बंद कर दी और फिर बिस्तर से उठकर अपने जूते पहन लिए। वह फैला, एक सुखद मुस्कान अनजाने में उसके चेहरे पर फैल गई। आधे साल के बाद वह अंततः एक कृषक बन गया और वह स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे मूड में था, लगभग कान से कान तक मुस्कुराहट को रोकने में असमर्थ था। कोशिश करें और सच्ची क्यूई और चक्र के बीच अंतर देखें। हालांकि अभी भी कुछ चीजों से निपटना बाकी था, लेकिन नार्को अपने डेंटियन में सच्ची ऊर्जा एकत्र करने का परीक्षण करने से खुद को नहीं रोक सका। चक्र के विपरीत, चक्र आसानी से उपलब्ध है और आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा का मिश्रण है। सच्ची क्यूई परिष्कृत होने के बाद डेंटियन में संग्रहित की जाती है। हालांकि उनके अस्तित्व के स्वरूप की परवाह किए बिना दोनों के बीच मुख्य अंतर उनकी शक्ति में निहित है। नार्को ने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई, आखिरकार उसकी नजर सामने की दीवार पर जा टिकी। वह आगे बढ़ा, अपने पास मौजूद चक्र की उतनी ही मात्रा निकाली, उसे अपने दाहिने हाथ में केंद्रित किया और दीवार के खिलाफ दबाया। क्लिक करें। निंजा की असाधारण मार्शल क्षमता पूरी तरह से चक्र से आती है। इसमें शारीरिक कौशल भी शामिल है। किसी भी तकनीक का उपयोग किए बिना भी चक्र के प्रवर्धन के साथ नार्को का दाहिना हाथ अभी भी दीवार में बारीक दरारें दबाने में कामयाब रहा। यह तब भी है जब एकत्रित चक्र की मात्रा बड़ी नहीं है। आखिरकार उसने अभी क्यूई शोधन के पहले स्तर में प्रवेश किया था और उसकी असली क्यूई अभी भी बहुत कमजोर थी। स्वाभाविक रूप से समान मात्रा में चक्र का परिणाम समान स्थिति में होगा। तुलना के लिए चक्र प्रयोग पूरा होने के बाद अगला कदम स्वाभाविक रूप से सच्ची क्यूई का परीक्षण करना था। हालांकि उसने हाल ही में अपना प्रशिक्षण शुरू किया था, नार्को पहले से ही अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करने में काफी कुशल था। अभ्यास के साथ डेंटियन में सच्ची क्यूई तुरंत प्रवाहित होने लगी, मेरिडियन के साथ जमा होने लगी और दाहिने हाथ में इकट्ठा होने लगी। उस तरफ नीचे दबाए जहां दीवार में दरार है। एक पल में नार्को को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका दाहिना हाथ पानी भरी मिट्टी में दब गया हो, आसानी से उसमें धंस गया हो और उस पर स्पष्ट हथेली का निशान बन गया हो। वह रुका और ध्यान से देखने लगा। सूक्ष्म दरारें और स्पष्ट हथेली की छाप दोनों के बीच का अंतर निसंदेह सच्ची क्यूई और चक्र की शक्ति के बीच तुलना को तुरंत स्पष्ट कर देता है। कृषकों की शक्ति सचमुच निराश नहीं करती। दीवार पर तुलना को देखते हुए नार्को के होंठ सिकुड़ गए, लेकिन वह कुटिल मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। सच्ची क्यूई की शक्ति स्पष्ट रूप से सामान्य चक्र से कहीं बेहतर है। ऋषि चक्र के लिए के रूप में उसने अभी तक वास्तव में इसका अनुभव नहीं किया है, इसलिए वह कोई सटीक तुलना नहीं कर सकता। हालांकि नार्को का मानना था कि सच्ची ऊर्जा कभी भी ऋषि चक्र से कमजोर नहीं हो सकती। आखिरकार अमरता की अपरंपरागत विधियों की तुलना में वह वर्तमान में जिस साधना पद्धति का अभ्यास कर रहा है वह निसंदेह अमरता का सच्चा मार्ग है। मैंने अपने प्रसन्न मूड को समायोजित किया। अपने आप को शांत करने के बाद नार्को ने दीवार पर लगे निशान साफ करना शुरू कर दिया। समाधान सरल है, बस दीवार पर लगे निशानों को नष्ट कर दें। हालांकि इसके परिणामस्वरूप दीवारें गड्ढेदार और असमान हो जाती हैं, लेकिन इससे जानकारी लीक होने की संभावना कम हो जाती है। अध्याय 3 द फ्यूचर श्राइन मेडन। सिंक पर अपने हाथ धोने के बाद नार्को देर तक नहीं रुका। उसने जल्दी से खुद को ठीक किया और चला गया। नार्को की पोशाक बहुत पारंपरिक थी, जिसमें एक मानक नेवी ब्लू निंजा वर्दी और एक हरे रंग की बनियान शामिल थी जो आमतौर पर चुनिंद द्वारा पहनी जाती थी। अपार्टमेंट से निकलने के बाद वह सीधे पास की एक गली में चला गया। सबसे धनी देश और निंजा गांव के रूप में कोनोहा उस रात से प्रभावित नहीं होता था जब कोई युद्ध नहीं होता था और सड़कें अभी भी पैदल चलने वालों से भरी होती थी। नार्को पहले भरपेट भोजन के लिए एक रेस्तरां में गया और अपना पेट भरने के बाद वह लापरवाही से एक हथियार की दुकान में घुस गया। स्वागत। हथियार की दुकान में प्रवेश करने पर काउंटर के पीछे खड़ी महिला दुकान सहायक ने मुस्कुराहट के साथ नार्को का गर्मजोशी से स्वागत किया। नमस्कार, मैंने आपके स्टोर से कुनाई का एक बैच ऑर्डर किया था। ये रहा ऑर्डर। नार्को काउंटर पर गया, लापरवाही से अपनी जेब से एक ऑर्डर निकाला और दूसरे पक्ष को दे दिया। दुकान सहायक ने ऑर्डर लिया और उसे जांचने के लिए नीचे देखा। एक क्षण बाद दुकान सहायक ने नार्को की ओर देखा और मुस्कुराया। ये ग्राहक, आपका ऑर्डर अपनी समाप्ति तिथि से कुछ दिन दूर लगता है। मुझे पता है, अभी भी 7 दिन बाकी हैं, लेकिन मैं कुछ अन्य निंजा उपकरण ऑर्डर करना चाहूंगा। ठीक है सर, आप कमरा नंबर 3 में इंतजार कर सकते हैं। हमारा स्टाफ जल्द ही आपकी देखभाल करेगा। दुकान सहायक ने फिर भी मुस्कुराते हुए नार्को को ऑर्डर लौटा दिया। आदेश प्राप्त करने के बाद नार्को ने उसे वापस अपनी जेब में रख लिया और फिर कुशलता से दीवार पर नंबर 3 लटकाकर निजी कमरे की ओर चल दिया। पृष्ठ 3। निजी कमरे में प्रवेश करने पर नार्को ने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया, कमरे के इंटीरियर का निरीक्षण किया और यह पुष्टि करने के बाद कि सब कुछ क्रम में है, विपरीत दीवार की ओर चला गया। खुला। जैसे ही नार्को दीवार के पास पहुंचा, उसने अचानक अपना हाथ उठाया और हाथ की मुहर बना ली। अगले ही पल विपरीत दीवार पर लहरें दिखाई दी जो अर्धपारदर्शी हो गईं और दीवार के पीछे एक ढलानदार सीढ़ी दिखाई दी। नार्को इस दृश्य पर देर तक नहीं रुका। वह दीवार से ऐसे गुजरा मानो पानी के पर्दे से गुजर रहा हो और फिर सीढ़ियों से नीचे चला गया। नार्को के दीवार से गुजरने के बाद दीवार पर लहरें तुरंत अपनी मूल स्थिति में लौट आईं। अगर कोई इस समय निजी कमरे में प्रवेश करता है, भले ही वह दीवार के संपर्क में आ जाए, तो यह सामान्य दीवार से अलग नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि नार्को जिस दीवार से होकर गुजरा वह वास्तव में ब्रह्म जादू को शामिल करने वाली एक बाधा थी। अब बात करते हैं नार्को की।
वह तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंच गया। एक मंद रोशनी वाला गलियारा हमारा इंतजार कर रहा था। इस बीच गलियारे के दोनों ओर कुल 10 पत्थर के दरवाजे हैं। नार्को बिना रुके चलता रहा, सीधे 7वें पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने एक और हाथ की मुहर बनाई और तुरंत कसकर बंद पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक गया, जिससे अंदर का वातावरण प्रकट हो गया। पत्थर के गेट के अंदर एक गुप्त कमरा था। बाहर के अंधेरे के विपरीत गुप्त कमरा चमकदार रोशनी वाला था और यहाँ तक कि एक सोफा भी था। यह उल्लेखनीय है कि गुप्त कमरा खाली नहीं था, वास्तव में डबल सोफों में से एक पर एक आकृति बैठी हुई थी। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक मानक ANBU लड़ाकू वर्दी पहने हुए था। इसके अलावा उसका टाइट फिटिंग कॉम्बैट सूट उसके सुडौल फिगर और लंबे सुनहरे बालों को निखारता था। भले ही व्यक्ति ने मास्क पहना हो, फिर भी ये बताना संभव है कि वह व्यक्ति एक महिला है। जब पत्थर का दरवाजा खुला तो गोरी महिला, जो अंबू की लग रही थी, ने तुरंत नार्को की ओर देखा। आप थोड़ा लेट हो गए। आंखें घूमना। उसके चेहरे पर लगे मास्क के माध्यम से एक कर्कश आवाज आई। सुनहरे बालों वाली महिला ने स्पष्ट परिचितता के साथ नार्को का स्वागत किया। गुप्त कमरे में गोरी महिला को देखकर नार्को को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। गुप्त कक्ष में प्रवेश करते ही वह मुस्कुराया और उत्तर दिया, क्षमा करें कप्तान, मैं आज अपने प्रशिक्षण पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। जब वे बात कर रहे थे, नार्को पास आया और स्वाभाविक रूप से एक तरफ एक ही सोफे पर बैठ गया। उसी समय जैसे ही उसने प्रवेश किया, पत्थर का दरवाजा जो नीचे तक गिर गया था, फिर से ऊपर उठ गया और गुप्त कक्ष को सील कर दिया। जैसे ही वह बैठ गया, नार्को ने बिना समय बर्बाद किए और अपनी कमर पर निंजा टूल पाउच से तैयार किया हुआ एक स्क्रॉल निकाला, फिर उसे अपने प्रतिद्वंद्वी पर फेंक दिया। यह इस महीने की खुफिया जानकारी है। जब नार्को ने पुस्तक बाहर फेंकी तो उसके शब्दों से पुस्तक की स्थिति का भी पता चल गया। सुनहरे बालों वाली महिला ने स्क्रॉल को अपने हाथ ऊपर करके ठीक से पकड़ा, उसे खोला, उस पर एक नजर डाली और फिर उसे अपने निंजा टूल बैग में डाल दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपने निंजा टूल बैग से एक और स्क्रॉल निकाला और उसे नार्को पर फेंक दिया। नार्को कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और स्क्रॉल पकड़ लिया। नीचे देखते हुए उसने स्क्रॉल पर निशान देखे जो पैटर्न जैसे थे, लेकिन वास्तव में सिफर टेक्स्ट थे। उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और अपने सामने सुनहरे बालों वाली महिला की ओर देखा। कोई मिशन मिला। स्क्रॉल पर सिफर चिन्ह मिशन क्रेडेंशियल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे शब्दों में, स्क्रॉल में संगठन के भीतर से पारित मिशन शामिल हैं। हाँ, इस संस्था का नाम है रूट। ये सही है, नार्को रूट का सदस्य है। यही कारण है कि दूसरी तरफ की गोरी महिला ने गहरे रंग की लड़ाकू वर्दी पहनी हुई थी, क्योंकि जड़ भी अपनी संरचना की दृष्टि से अंधेरे खंड का हिस्सा है। चिंता मत करो, यह मिशन खतरनाक नहीं है। अपनी ताकत के साथ जब तक आप कोई गलती नहीं करते, आप इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। गोरी औरत ने थोड़ा सिर हिलाया। नार्को ने जवाब दिया और तुरंत इसकी जांच करने के लिए स्क्रॉल खोला। ऊपर दर्ज की गई सामग्री ने नार्को की दृष्टि को थोड़ा संकीर्ण बना दिया। मुझे नहीं पता कि इसे संयोग कहें या अपरिहार्य। वर्तमान कार्य में उच्चिहा शिशुई शामिल है, जिस व्यक्ति के बारे में हमने दिन के दौरान कार्यालय में चर्चा की थी। मिशन के लिए उन्हें 3 दिन बाद स्नातक मूल्यांकन के दौरान उच्चिहा शिशुई की सटीक ताकत का पता लगाना था और साथ ही उच्चिहा शिशुई को मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने से रोकना था। ये देखकर नार्को के दिल पर वास्तव में बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, न ही वह विशेष रूप से आश्चर्यचकित हुआ। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि उनका और उच्चिहा शिशुई का ज्यादा संपर्क नहीं था। इसके अलावा वह अच्छी तरह से जानता था कि रूट संगठन के नेता के रूप में डेंजो के लिए उच्चिहा कबीले को दबाना बिल्कुल सामान्य था। कैप्टन नोनो, यह मिशन वास्तव में काफी सरल है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि कुछ खतरा होगा। मिशन विवरण पढ़ने के बाद नार्को ने कुछ भी नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने गोरी महिला के साथ मजाक और बातचीत की। याकुशी नोनो, यह मेरे सामने वाली गोरी महिला का नाम है। ये सही है, ये फार्मासिस्ट नोनो है, जिसे मूल कहानी के भविष्य में वॉकिंग श्राइन मेडन के रूप में जाना जाता है। बेशक इस समय याकुशी नोनो की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा नहीं थी, वो वर्तमान में रूट संगठन के भीतर एक टीम की कप्तान थी। जी हाँ, यानी नार्को जिस दस्ते का है। ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि नार्को ने अपना नाम पुकारा था, इसलिए नोनो ने स्वाभाविक रूप से अपना मुखौटा उतार दिया। अचानक उसका बेहद खूबसूरत चेहरा सामने आ गया। अपने सुंदर फिगर और लंबे सुनहरे बालों के साथ नोनो निस्संदेह एक बहुत ही आकर्षक महिला है। मेरी नई किताब आ गई है, कृपया इसे अपने पसंदीदा में जोड़ें और इसकी अनुशंसा करें। अध्याय 4 दमित भावनाएं। याकुशी नोनो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब आप निंजा अकादमी के भीतर उत्कृष्ट निंजा बीजों पर खुफिया जानकारी एकत्र करने के प्रभारी हैं। आमतौर पर कहें तो अगर मिशन है तो भी यह अपेक्षाकृत सुरक्षित होगा। रूट संगठन के सदस्य के रूप में निंजा अकादमी में एक शिक्षक के रूप में नार्को की भूमिका वास्तव में छात्रों को निर्देश देने के उद्देश्य से नहीं थी। निंजा अकादमी को निंजा गांव माना जा सकता है, जो रंगरूटों का सबसे बड़ा स्रोत है। रूट संगठन के कुछ रंगरूट भी यहीं से आते हैं। उत्कृष्ट प्रतिभाओं को बेहतर ढंग से भर्ती करने के लिए संगठन छात्रों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए विशेष रूप से निंजा अकादमी में कर्मियों को नियुक्त करेगा। नार्को वर्तमान में इस खुफिया जानकारी जुटाने के मिशन का प्रभारी है। वह खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए हर महीने इस जगह पर आता था, जो जाहिर तौर पर एक हथियार की दुकान थी, लेकिन वास्तव में गांव में रूट संगठन द्वारा स्थापित एक घर था। वास्तव में ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में मेरी बातों को दिल से लगा लिया। आपकी वर्तमान ताकत के साथ यदि संभव हो तो प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग से बचना सबसे अच्छा है। जब नोनो मिशन पर चर्चा कर रही थी तो उसकी नजर नार्को के चेहरे पर केंद्रित थी। नार्को के रंग रूप को ध्यान से देखने के बाद उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। नार्को ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं कप्तान की बातों को ध्यान में रखूंगा। वह इस बात से आश्चर्यचकित नहीं था कि नोनो को उसकी स्थिति का पता चल गया था। आखिरकार जोनेन होने के अलावा दूसरे पक्ष के पास बेहद शक्तिशाली मेडिकल निंजुत्सु भी है।
दूसरे पक्ष की चिकित्सा विशेषज्ञता को देखते हुए उनके लिए किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का आकलन करना अविश्वसनीय रूप से आसान होगा। जहां तक तथाकथित प्रतिबंधित दवाओं का सवाल है, वे वास्तव में जड़ ऊतक के लिए एक विशेष दवा है। संगठन के भीतर कर्मियों का प्रशिक्षण बेहद क्रूर है, न केवल प्रशिक्षण की मात्रा के मामले में बल्कि प्रशिक्षण विधियों के मामले में भी। हालांकि रूट डार्क साइड से संबद्ध है, वास्तव में किसी को सत्ता सौंपने के साथ रूट को डेंजो के निजी सशस्त्र बल के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए डेंजो ने अपने सशस्त्र बलों को पर्याप्त मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उदाहरण के लिए प्रतिबंधित दवाएं एक ऐसा तरीका है। उत्कृष्ट उपकरणों को अधिक प्रभावी ढंग से और तेजी से विकसित करने के लिए डेंजो रूट संगठन के सदस्यों को विशेष दवाएं देगा जो प्रशिक्षण के दौरान शरीर की क्षमता को उत्तेजित कर सकती हैं। ये दवा लोगों को और भी तेजी से मजबूत बनने की अनुमति देती है। कीमत यह है कि यह किसी की जीवन शक्ति को खत्म कर देगी। यदि कोई लंबे समय तक प्रतिबंधित दवाएं लेता है तो 30 वर्ष की आयु तक जीवित रहना लंबा जीवन माना जाएगा। हालांकि नार्को निंजा अकादमी के भीतर सिर्फ एक साधारण चूनिन प्रतीत होता था, वह वास्तव में विशेष जोनिन में पदोन्नत होने के लिए पूरी तरह से योग्य था। ऐसा केवल इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कुछ सीलिंग तकनीकें हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसके पास जोनिन के बराबर ताकत है। 18 साल की उम्र में नार्को के पास इतनी ताकत होना निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। नार्को के पास इतनी ताकत होने का कारण न केवल उसकी अपनी कड़ी मेहनत थी, बल्कि प्रतिबंधित दवाओं से होने वाली उत्तेजना भी थी। पृष्ठ 4। उदाहरण के लिए चक्र। प्रतिबंधित दवाओं की उत्तेजना के तहत उनका चक्र भंडार कुछ जोनिन से कम नहीं था। उनकी शारीरिक क्षमताएं भी उसी उम्र के अन्य निंजाओं से कहीं बेहतर हैं। निस्संदेह ये सभी उत्कृष्ट उपलब्धियां किसी व्यक्ति के शरीर से अत्यधिक परिश्रम करके प्राप्त की जाती हैं। 6 महीने पहले वह स्वस्थ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वास्तव में वह घावों से भरे हुए थे। नोनो के अनुसार यह अनिश्चित है कि वह 25 वर्ष तक जीवित रहेगा या नहीं। वास्तव में नोनो के संकेत के बिना भी नार्को को उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में पता था। जिस तरह नार्को ने अपनी क्षमता को उजागर करने के लिए प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग करने का फैसला किया, वह और भी अधिक जागरूक था कि कमजोर होना उसकी जीवन शक्ति को जरूरत से ज्यादा खींचने से कहीं अधिक घातक था। मूल संगठन कभी भी दान नहीं रहा है। भले ही उन्होंने जानबूझकर अपनी कुछ ताकत छुपाए, लेकिन उच्च जोखिम वाले मिशनों में नियुक्त होने की संभावना को कम करने के लिए संगठन के भीतर एक आरक्षित सदस्य बने रहना पसंद किया। लेकिन चाहे वे भागने की कितनी भी कोशिश करें, रूट संगठन के अधिकांश मिशन बेहद खतरनाक हैं। इसलिए अपर्याप्त ताकत के कारण दूसरों के हाथों मारे जाने के बजाय वह अधिक ताकत हासिल करने के लिए अपने जीवन को खत्म कर देगा। ये चुनाव कार्य को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के लिए किया गया था। अब बात करते हैं वर्तमान की। जैसा कि नोनो ने कहा, नार्को ने एक बदलाव किया है और प्रतिबंधित दवाएं लेना बंद कर दिया है। कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। अपने पिछले जीवन की स्मृतियों के जागृत होने और कांस्य मीनार की उपस्थिति के साथ उनके पास बेहतर विकल्प थे और स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने जीवन को संजोना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने काम तुम्हें सौंप दिया है, इसलिए अब जा रहा हूँ। नोनो के उठने से पहले दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। ऐसा लग रहा था जैसे वह जाने की तैयारी कर रहा हो। क्या आप जल्दी में हैं? नार्को ने अचानक नोनो के कॉम्बैट सूट के नीचे उसकी सुंदर आकृति को देखते हुए पूछा। नोनो रुकी, उसकी निगाहें नार्को से मिली। उनकी आंखें मिली और नार्को की हल्की सी मुस्कान देखकर नोनो समझ गया कि नार्को का क्या मतलब है। अगले ही पल नोनो ने अपनी हरकतों से जवाब दिया। वह मुड़ी और नार्को की ओर चल दी और चुपचाप अपना लड़ाकू सूट उतारने लगी। ये देखकर नार्को मुस्कुराया और अपने कपड़े उतार दिए, फिर अपना हाथ नोनो के चारों ओर रख दिया जो वहां चल रहा था। कहने के लिए और कुछ नहीं होने पर नार्को बस आगे बढ़ा और उसके चेरी होठों को चूमने के लिए अपना सिर नीचे करने से पहले नोनो की ठुड्डी पर चुटकी ली। हल्की कराह के साथ वे दोनों डबल सोफे पर लेट गए जहां नोनो बैठा था। कुछ ही समय में नार्को पहले से ही अपने कप्तान के साथ संवाद करने में काफी कुशल हो गया था। मूल संगठन की आंतरिक कार्यप्रणाली क्रूर है और इसलिए बहुत दमनकारी है। हालांकि डेंजो ने रूट संगठन के सदस्यों का ब्रेन वॉश किया, लेकिन किसी व्यक्ति की चेतना को इतनी आसानी से कैसे मिटाया जा सकता है? जो लोग रूट संगठन में भर्ती किए गए हैं वे सभी प्रतिभाशाली हैं। वास्तव में रूट संगठन के भीतर बहुत ही कम संख्या में लोगों का पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया है। अक्सर लोग दमनकारी शासन के तहत अपनी भावनाओं को दबाने का विकल्प चुनते हैं, लेकिन लोगों की भावनाओं को दबाना इतना आसान नहीं है। एक बार जब सीमा पार हो जाती है तो यह आसानी से मानसिक टूटने का कारण बन सकता है। इसलिए भावनाओं को बाहर निकालने के तरीके ढूंढना जरूरी है। उदाहरण के लिए नोनो साल के इस समय में अनाथ बच्चों की देखभाल करके अपनी भावनाओं को राहत देने के लिए अक्सर अनाथालयों में जाती है। दूसरी ओर नार्को अधिक क्रूर था। जब मैं छोटा था तो ये लड़ाई के माध्यम से होता था। आजकल ये लड़ाई झगड़े से होता है। दयालुता। पहली लड़ाई पुरुषों के बीच थी, बाद वाली लड़ाई पुरुषों और महिलाओं के बीच है। लड़ाई में बाद वाले का प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि याकुशी नोनो था जो उसकी टीम लीडर थी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि नार्को दिखने में काफी अच्छा है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नार्को भी एक अनाथालय से आया था। वैसे भी जब नार्को ने अचानक नोनो से लड़ने का फैसला किया तो नोनो ने मना नहीं किया। इसके बाद दोनों जीवन बदलने वाले एक महत्वपूर्ण अनुभव से गुजरे और तब से उन्होंने इस रिश्ते को चुपचाप बनाए रखा है। सीलबंद कमरे के अंदर नार्को कभी घुटनों के बल बैठता था और कभी उखड़ू बैठता था, जिससे सोफा धीरे धीरे अस्थिर और अनिश्चित हो जाता था, जैसे कि वह किसी भी क्षण टूट कर गिर जाएगा। भविष्य में यह आदान प्रदान 1 घंटे से अधिक समय तक चला। कुछ देर पहले नोनो के चले जाने के बाद नार्को भी इत्मीनान से हथियार की दुकान से निकल गया। अध्याय 5। जीभ को जड़ से उखाड़ने की मुहर। घर जाओ। पसीने से लथपथ नार्को सीधे बाथरूम में गया और ताज़ा स्नान किया। धोने के बाद नार्को सिंक के सामने खड़ा हो गया और दर्पण से कोहरा पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। शीशे में खुद को देखते हुए उसने अचानक अपनी जीभ बाहर निकाल ली। जब चक्र को जीभ पर परिष्कृत और सघन किया जाता है तो तुरंत जीभ की सतह पर काली रेखाएं दिखाई देने लगती हैं।
ये बिल्कुल जड़ों से विलुप्त होने का संकेत है जो रूट संगठन के प्रत्येक सदस्य पर लगाया जाता है। मुसीबत की जड़ को काटने की मुहर वह प्रमुख तकनीक है जिसका उपयोग डेंजो सभी बुराई की जड़ को नियंत्रित करने के लिए करता है। हालांकि जड़ विभिन्न प्रकार के ब्रेन वॉशिंग में भी संलग्न है, लेकिन नार्को और नोनो की तरह रूट सदस्यों को डेंजो की बात मानने का मुख्य कारण जीव के विलुप्त होने की मुहर था। इस मंत्र के 3 कार्य हैं। पहला, रूट संगठन के कर्मियों को डेंजो या संगठन के बारे में कोई भी जानकारी लीक करने से रोकना है। दूसरा बिंदु यह है कि डेंजो ढलाईकार के रूप में एक निश्चित दूरी से रूट सदस्यों के जीवन को नियंत्रित कर सकता है। तीसरा यह है कि डेंजो ढलाईकार के रूप में प्रत्येक जादू मोहर के स्थान को समझ सकता है। ये कहा जाना चाहिए कि डेंजो की रूट संगठन को नियंत्रित करने की इच्छा बेहद विकृत थी। कुछ मामलों में टंग ट्विस्टर सील ह्यूगा कबीले के कैस्बर अभिशाप सील से भी आगे निकल जाती है। यदि आप स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस शापित मोहर से निपटना होगा। नार्को ने अपनी जीभ पर लगी शापित सील को देखा, उसकी दिखावटी शांति पूरी तरह से टूट गई और उसकी आंखें ठंडक से भर गईं। कोई नहीं चाहता कि उसका जीवन दूसरे द्वारा नियंत्रित हो, विशेषकर किसी दुश्मन द्वारा। नार्को वास्तव में एक अनाथ था और रूट संगठन द्वारा जबरन भर्ती किए जाने से पहले भी उसका पालन पोषण कोनोहा अनाथालय ने किया था। हालांकि नार्को अच्छी तरह से जानता था कि वह वास्तव में कोनोहा का व्यक्ति नहीं था, या यहाँ तक कि आग की भूमि का भी व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उनके माता पिता नदियों की भूमि से आए थे। नदी देश अग्नि देश और पवन देश के बीच स्थित है। जब आग की भूमि और पवन की भूमि युद्ध में थी तो नदियों की भूमि दोनों देशों के बीच युद्ध के मैदानों में से एक थी। नार्को के माता पिता मूल रूप से नदियों की भूमि के एक गांव के ग्रामीण थे, लेकिन पवन और अग्नि राज्यों के बीच युद्ध ने गांव को प्रभावित किया, जिससे ये पूरी तरह से नष्ट हो गया। विस्फोट में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और वह, जो उस समय 3 वर्ष का था, अपने माता पिता के शरीर को कवर के रूप में उपयोग करके बच गया। आखिरकार वह कोनोहा अनाथालय में क्यों पहुंच गया, इसका कारण ये था कि कोनोहा ने लड़ाई जीत ली थी। प्रमुख निंजा गांवों में युद्ध अनाथों को गोद लेने की लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। यह विभिन्न निंजा गांवों की परोपकारिता के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि युद्ध में अनाथ भी एक प्रकार के संसाधन है, खासकर जब किसी के पास निंजा योग्यता हो। हर बार की तरह जब भी युद्ध छिड़ता है, युद्ध के मैदान में बड़ी संख्या में तोपों का चारा नष्ट हो जाएगा। इनमें से अधिकांश तोप चारे विभिन्न निंजा गांवों द्वारा युद्ध अनाथों से प्रशिक्षित निंजा थे। नार्को के लिए भी यही बात लागू होती है। जब उसे कोनोहा निंजा द्वारा खोजा गया था तो उसकी कम उम्र और इस तथ्य के कारण कि उसे निंजा बनने के लिए योग्य समझा गया था, उसे मारा नहीं गया था बल्कि एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था और कोनोहा अनाथालय में वापस ले जाया गया था। जहां तक बात है कि नार्को को अपनी उत्पत्ति के बारे में इतना कुछ क्यों पता था, तो ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि किसी ने उसे बताया था, बल्कि इसलिए कि यह कुछ ऐसा था जिसे उसने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था। ये सही है। हालांकि नार्को ने पहले अपने पिछले जीवन की स्मृतियों को जागृत नहीं किया था, लेकिन कुछ विशेष विशेषताओं के साथ उसका पुनर्जन्म हुआ था, यानी उसे चीजें जन्म से ही याद रहने लगी। दूसरे शब्दों में, उसे अपने माता पिता की मृत्यु बहुत अच्छी तरह याद है। अपनी असामान्यता के कारण भले ही उसने इसे छिपाने की कोशिश की, फिर भी वह अपने साथियों की तुलना में अधिक परिपक्व दिखाई दिया। शायद इसी वजह से जब रूट संस्था अनाथालय में बीजों का चयन कर रही थी तो नार्को को चुना गया। पृष्ठ 5, माता पिता की मृत्यु, जड़ संगठन के भीतर क्रूर अनुभव। इस सब के कारण नार्को को न केवल कोनोहा के प्रति कोई स्नेह महसूस नहीं हुआ, जहां वह 10 साल से अधिक समय से रह रहा था, बल्कि उसके मन में इसके प्रति गहरी घृणा पैदा हो गई। सीलिंग तकनीकों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपनी ऊर्जा समर्पित करने का कारण वास्तव में जीव के विलुप्त होने की सीख को तोड़ने का एक तरीका खोजना था। शापित मोहरे सीलिंग तकनीक की एक शाखा है। नार्को अच्छी तरह से जानता था कि केवल जीव के विलुप्त होने की सीख को खत्म करके ही वह स्वतंत्रता प्राप्त करने, छोड़ने और यहां तक कि इस जगह को नष्ट करने की उम्मीद कर सकता है जिसे वह घृणा करता था। हालांकि जीव के विलुप्त होने की सीख को तोड़ना स्पष्ट रूप से इतना आसान नहीं है। विशेष रूप से नार्को जो सीलिंग तकनीकी सीखने में सक्षम था वह सब रूट संगठन से आई थी। हालांकि डेंजो अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए रूट में संसाधनों का निवेश करने में बहुत उदार था, लेकिन वह सीमाओं से रहित नहीं था। रूट संगठन के भीतर निंजुत्सु, ताइजुत्सु और जैनजुत्सु जैसी सामान्य तकनीकों की पहुंच बहुत अधिक है। डी और सी जैसी निम्न स्तरीय तकनीकों को तो छोड़ ही दें, यहां तक कि बी और ए जैसी उच्च स्तरीय तकनीकों तक भी रूट संगठन के भीतर स्वतंत्र रूप से पहुंचा जा सकता है। हालांकि सीलिंग तकनीक जैसी विशेष तकनीकों में अपेक्षाकृत कम खुलापन होता है। जाहिर है डेंजो मूर्ख नहीं था। दूसरे पक्ष को पता था कि मूल संगठन को नियंत्रित करने की कुंजी जीव के विलुप्त होने की मुहर थी। इसलिए सीलिंग तकनीकों के माध्यम से किसी को भी जीव आपदा की जड़ की सील को तोड़ने से रोकने के लिए सीलिंग तकनीकों के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है, फिर भी सावधानियों में ढील नहीं दी गई है। यही कारण है कि भले ही नार्को ने अपने द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली सभी सीलिंग तकनीकों का परिश्रमपूर्वक अध्ययन किया, फिर भी उसने जीव के विलुप्त होने की सील को तोड़ने में कभी अधिक प्रगति नहीं की। यहां तक कि आधे साल पहले भी वह हार मानने को इतना तैयार नहीं था कि उसने जबरदस्ती सील तोड़ने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप जीव के विलुप्त होने की सील लग गई और उसकी जान लगभग चली गई। हालांकि यह अनुभव था कि शायद जीव आपदा की जड़ की सील द्वारा उसके मस्तिष्क की उत्तेजना के कारण अप्रत्याशित रूप से उसकी पिछले जीवन की यादें जागृत हो गईं, जिससे उसे एक नया जीवन मिला। साधना विधि के रिकॉर्ड के अनुसार क्यूई शोधन चरण में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति में दिव्य भावना विकसित होगी। बाहरी दुनिया की खोज के अलावा दिव्य भावना आत्मनिरीक्षण भी कर सकती है। उस समय कोई व्यक्ति जीव आपदा की जड़ की सील को समझने के लिए दिव्य भावना का उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। नार्को ने दर्पण की ओर देखा, जो धुंध के कारण फिर से धुंधला हो गया था। उसने अपनी जीभ वापस खींच ली, उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई और वह मुड़ा और बाथरूम से बाहर चला गया। नार्को बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया।
हालांकि उन्होंने खेती शुरू करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने अपना दिमाग केंद्रित किया और अपने दिमाग में कांस्य टॉवर को महसूस किया। थोड़ी देर बाद नारकू के दिमाग में एक प्राचीन कांस्य टॉवर दिखाई दिया। जब उसकी चेतना कांस्य की मीनार के संपर्क में आई तो वह तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गई। एक चक्करदार क्षण में नारकू की चेतना साकार हुई और एक विशाल हॉल में प्रकट हुई। मुख्य हॉल को ज्यादा सजाया नहीं गया था, बीच में रोशनी का एक खंभा सीधा ऊपर तक जा रहा था। इस बीच प्रकाश की किरण के सामने 3 जेड गोले एक नर्म चमक उत्सर्जित कर रहे थे। हमारे सामने मुख्य हॉल कांस्य टॉवर का पहला स्तर है। नारकू स्वाभाविक रूप से मुख्य हॉल के अंदर की स्थिति से परिचित था। उसने एक कदम उठाया और प्रकाश के केंद्रीय स्तंभ की ओर चल दिया। अब जब मैं अमरता के पथ पर चल पड़ा हूं तो मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं प्रकाश के स्तंभ में प्रवेश कर सकता हूं। यह मन में सोचते हुए नारकू प्रकाश के खंभे के पास गया और उसे खंभे के खिलाफ दबाने के लिए अपना हाथ उठाया। प्रकाश का स्तंभ अगले स्तर तक जाने का मार्ग है। केवल प्रकाश के स्तंभ में प्रवेश करके ही आपको अगले स्तर पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। अध्याय 6 विरासत आकलन। जब नारकू की हथेली ने प्रकाश की किरण को छुआ तो उसे तुरंत एक मजबूत प्रतिरोध महसूस हुआ। नारकू चिंतित हो गया और उसने अपनी सारी ऊर्जा अवरोध को तोड़ने पर केंद्रित कर दी। यहां तक कि जब उसने अपनी वास्तविक ऊर्जा को उसकी सीमा तक धकेल दिया तब भी वह प्रकाश की किरण के प्रतिरोध को नहीं तोड़ सका। ये परिणाम स्पष्ट रूप से साबित करता है कि क्यूई रिफाइनिंग के पहले चरण में प्रवेश करने के अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ वह कांस्य टॉवर के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है। ऐसा लगता है कि यह अभी भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि प्रतिरोध वास्तव में थोड़ा कम हो गया है। यदि यह जारी रहता है, जब तक मैं अपनी खेती में सुधार करना जारी रखता हूं, मैं देर सबेर अगले स्तर में प्रवेश करने और अधिक खेती विरासत प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। नारकू ने कुछ निराशा के साथ अपना हाथ वापस खींच लिया। जब उसने पहली बार कांस्य मीनार में प्रवेश किया तो उसने स्वाभाविक रूप से प्रकाश के स्तंभ में प्रवेश करने का प्रयास किया। उस समय प्रकाश की किरण का प्रतिरोध अब से भी अधिक था। निराशा अधिक समय तक नहीं रही, नारकू ने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। हालांकि वे इस बार भी प्रकाश की किरण में प्रवेश करने में विफल रहे, लेकिन कम प्रतिरोध ने निस्संदेह प्रकाश की किरण में प्रवेश की विधि को साबित कर दिया। इसका मतलब है कि उसे उच्च स्तर की साधना की आवश्यकता है। वह अब सफलतापूर्वक साधना पथ पर चल पड़े हैं। जो कुछ बचा है वह अपने साधना स्तर को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करना है और देर सबेर आप प्रकाश के स्तंभ में प्रवेश करने, अगले स्तर तक पहुंचने और अधिक साधना विरासत प्राप्त करने में सक्षम होंगे। खेती की विरासत के बारे में सोचते हुए नारकू ने प्रकाश के स्तंभ के सामने 3 जेड क्षेत्रों पर नजर डाली। ये 3 जेड गोले कांस्य टॉवर की पहली मंजिल पर रखी गई खेती की विरासत है। उनमें से एक अनाम खेती तकनीक है जिसका नारकू वर्तमान में अभ्यास कर रहा है। अन्य 2 जेड गहनों में दैवीय शक्ति शामिल है जिसे 5 तत्व तकनीक और अमर दावगुप्त मैनुअल के रूप में जाना जाता है, जो अमरता की खेती के बारे में ज्ञान का खजाना दर्ज करता है। नारकू ने पहले ही इन 3 जेड आभूषणों में दर्ज विरासत प्राप्त कर ली थी, इसलिए प्रकाश की किरण का परीक्षण करने के बाद वह रुका नहीं बल्कि सीधे कांस्य टॉवर से पीछे हट गया। चेतना भौतिक शरीर में लौट आती है। बिस्तर पर नारकू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरा वर्तमान साधना स्तर अभी भी बहुत उथला है। अपनी ऊर्जा को अलौकिक क्षमताओं को विकसित करने में लगाने के बजाय मुझे अपने साधना स्तर को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कम से कम क्यूई रिफाइनिंग के दूसरे स्तर तक। अमर पथ रहस्य कुछ छोड़कर नारकू के लिए कांस्य टॉवर के पहले स्तर से विरासत में मिली अलौकिक शक्तियों से ईर्ष्या न करना असंभव होगा। आखिरकार इस अलौकिक शक्ति के वर्णन से देखते हुए इसके केवल एक हिस्से पर महारत हासिल करने से भी उसकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हो सकती है। हालांकि चीजों को उनके महत्व और तात्कालिकता के अनुसार प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ भले ही वह खुद को खेती करने के लिए मजबूर करना चाहता हो, वह शायद दोगुने प्रयास के साथ आधा परिणाम प्राप्त कर लेगा। अपना मन बना लेने के बाद नारकू ने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपनी साधना में सुधार करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अंदर लेना और छोड़ना शुरू कर दिया। समय गुजर जाता है। 3 दिन चुपचाप बीत गए। ये दिन बिल्कुल 3 दिन पहले दिए गए कार्य जैसा था। नारकू आश्चर्यजनक रूप से उचिहा शिशुई का परीक्षक बन गया। नारकू को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार गांव के भीतर डेंजो की शक्ति को देखते हुए इन चीजों को पूरा करना किसी भी तरह से मुश्किल नहीं होगा। एक खाली कक्षा में, नारकू सेंसी, क्या आप मेरे परीक्षक हैं? मंच के सामने गोल नाक वाला और बहुत ही युवा दिखने वाला एक 5 साल का लड़का अपने सामने खड़े नारकू को आश्चर्य से देख रहा था। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उचिहा शिजुई था। प्रथम वर्ष के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक के रूप में नारकू का स्वाभाविक रूप से उचिहा शिशुई के साथ संपर्क था और वे एक दूसरे को जानते थे। ये सही है, मैं इस मूल्यांकन के लिए परीक्षकों में से एक हूँ। ये शिक्षक ओयामा है जो आपके परीक्षक भी हैं। नारकू ने अपने सामने उचिहा शिशुई की ओर देखा, मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपने बगल वाले दूसरे व्यक्ति का भी परिचय कराया। नारकू की तुलना में एक से अधिक परीक्षक थे। नारकू के बगल में खड़े श्री ओयामा ने भी मानक चुनिन वर्दी पहन रखी थी। हालांकि नारकू की युवावस्था की तुलना में देयामा एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति प्रतीत होता है और वह बहुत गंभीर दिखता है। ओयामा निंजा अकादमी में शिक्षक भी थे, लेकिन वह उच्च श्रेणी के छात्रों के प्रभारी थे, इसलिए उचिहा शिशुई उन्हें नहीं जानते थे। नमस्ते शिक्षक दशांग। नारकू के परिचय के तहत उचिहा शिशुई ने बहुत विनम्रता से व्यवहार किया और तुरंत माउंट गाइसन को प्रणाम किया। नमस्ते। उचिहा शिशुई के धनुष के जवाब में देजान ने थोड़ा सिर हिलाया। फिर उन्होंने गंभीर भाव से कहा, उचिहा शिशुई, प्रारंभिक स्नातक मूल्यांकन के रूप में मूल्यांकन पद्धति सामान्य स्नातक मूल्यांकन की तुलना में बहुत सख्त है। अगले मूल्यांकन में सैद्धांतिक मूल्यांकन का सामना करने के अलावा आपको 3 शारीरिक तकनीकों में पूरी तरह से महारत हासिल करने और व्यावहारिक मुकाबला मूल्यांकन से गुजरने की भी आवश्यकता होगी। हाँ, मैं मूल्यांकन पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। उचिहा शिशुई के युवा चेहरे पर गंभीर भाव दिखे।
ये स्पष्ट था कि चाहे ये स्वैच्छिक हो या उनके परिवार द्वारा मजबूर किया गया हो, उन्होंने इस मूल्यांकन को बहुत गंभीरता से लिया। नार्को सेंसी, चलो शुरू करें। ठीक है, आइए मूल्यांकन शुरू करें। उचेहा शिशुई द्वारा दिखाए गए रवैये से ओयामा बहुत संतुष्ट था। पृष्ठ 6। हालांकि इस मूल्यांकन के लिए वह केवल परिणाम दर्ज करने के लिए जिम्मेदार परीक्षक था, मूल्यांकन की विशिष्ट व्यवस्था अभी भी नार्को की जिम्मेदारी थी। ये देखकर कि दयामा उनसे अनुमति मांग रहा था, नार्को ने बिना समय बर्बाद किए और सीधे मूल्यांकन शुरू करने की घोषणा की। सबसे पहले जो काम किया जाना था वह सैद्धांतिक मूल्यांकन था। नार्को ने उचेहा शिजुई को अपने पीछे डेस्क पर बैठाया और उसे वह परीक्षण पेपर दिया जो उसने पहले से तैयार किया था। समय समाप्त। 1 घंटे बाद दशांक, जो समय का ध्यान रखने का प्रभारी था, ने सैद्धांतिक मूल्यांकन की समाप्ति की घोषणा की। वास्तव में उचेहा शिजुई ने समय समाप्त होने से पहले ही सवालों का जवाब देना बंद कर दिया था। ऐसा नहीं था कि परीक्षा का उत्तर देना उसके लिए बहुत कठिन था, बल्कि उसने समय से पहले ही परीक्षा के सभी प्रश्न पूरे कर लिए थे। नार्को ने आगे बढ़कर परीक्षा के प्रश्न पत्र एकत्र किए और उन्हें वहीं पर ग्रेड करना शुरू कर दिया। दयामा द्वारा परिणाम रिकॉर्ड करने के साथ उचेहा शिजुई का सैद्धांतिक स्कोर तुरंत प्राप्त हो गया। शिजुई, बधाई हो, आपको अपने सिद्धांत परीक्षण में उत्तम अंक प्राप्त हुए हैं। नार्को ने पेपरों की ग्रेडिंग के बाद परिणामों की घोषणा की। उसने दूसरे व्यक्ति की ऐसे प्रशंसा की मानो प्रशंसा कर रहा हो। शिक्षक, आप मेरी चापलूसी करते हैं। मैंने अभी वह ज्ञान सीखा है जो मुझे प्राप्त करना चाहिए था। उचेहा शिशुई ने संकोचपूर्वक अपना सिर खुजाया। नार्को मुस्कुराया और फिर अगले परीक्षण की तैयारी करने लगा। दूसरा आइटम थरी बॉडीज तकनीक का मूल्यांकन था। आमतौर पर स्नातक मूल्यांकन के लिए केवल 3 कौशलों में से एक को चुनने की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसा कि दाशान ने पहले उल्लेख किया है, प्रारंभिक स्नातक मूल्यांकन के लिए 3 शारीरिक तकनीकों में पूर्ण महारत की आवश्यकता होती है। उचेहा शिजुई को स्पष्ट रूप से थरी बॉडीज तकनीक परीक्षण से कोई समस्या नहीं थी। वह परिवर्तन तकनीकों, क्लोन तकनीकों और प्रतिस्थापन तकनीकों में बेहद कुशल थे। बुरा नहीं, मैं तुम्हें थरी बॉडी टेक्निक असेसमेंट में भी परफेक्ट स्कोर देता हूँ। नार्को ने ताली बजाई और उचेहा शिशुई की प्रशंसा की। उचेहा शिशुई बहुत विनम्र रही। अंतिम परीक्षण लाइव फायर मूल्यांकन होगा। लाइव फायर प्रशिक्षण मैदान में जाने से पहले आपके पास आराम करने के लिए आधे घंटे का समय होगा। अच्छा शिक्षक। नार्को की बातें सुनकर उचेहा शिशुई ने सिर हिलाया। थरी बॉडी टेक्निक्स परीक्षण ने उनके चक्र उपभोग पर अधिक बोझ नहीं डाला। हालांकि शुरू होने वाले अंतिम परीक्षण का सामना करते हुए उचेहा शिशुई लापरवाह नहीं थी और खुद को अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में समायोजित करने के लिए तैयार थी। अध्याय 7 शेरिंगन। आधा घंटा चुपचाप बीत गया। बिना कोई समय बर्बाद किए तीनों तुरंत कक्षा से बाहर निकल गए और निंजा अकादमी द्वारा प्रदान किए गए युद्ध प्रशिक्षण मैदान की ओर चले गए। हालांकि इसका उपयोग केवल छात्रों द्वारा किया जाता है, वास्तविक युद्ध अभ्यास के लिए प्रशिक्षण मैदान भी बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित है। भले ही इसकी तुलना मूल कथानक में दिखाई देने वाले ट्रेनिंग ग्राउंड नंबर 44 से नहीं की जा सकती, फिर भी इसका व्यास लगभग 1 किलोमीटर है। प्रशिक्षण मैदान वन वातावरण का अनुकरण करता है। इसमें सब कुछ है, पेड़, चट्टानें, नदियां आदि, जो एक बहुत ही जटिल वातावरण बनाते हैं। मुझे मूल्यांकन नियम समझाने दीजिए। यह मूल्यांकन 1 घंटे तक चलेगा। इसके बाद आप, उचेहा शिजुई, समय से पहले प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश करेंगे, जबकि नार्को सेंसी 10 मिनट बाद प्रवेश करेंगे। परीक्षण की समय सीमा 1 घंटे है और उत्तीर्ण होने के लिए 2 मानदंड हैं। पहला, आपको नार्को सेंसी को हराना होगा। दूसरा, आपको नार्को सेंसी द्वारा पकड़े बिना समय समाप्त होने तक जीवित रहना होगा। प्रशिक्षण मैदान के प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर डेसिन ने उचेहा शिशुई को व्यवहारिक मूल्यांकन के नियम समझाए। समझा। उचेहा शिशुई ने ध्यान से सुना और उत्तर सुनने के तुरंत बाद सिर हिलाया। हालांकि वह केवल 5 वर्ष का था, उचेहा शिशुई की मानसिक स्थिति में बचकानेपन के कोई लक्षण नहीं दिखे। इसके बजाय वह उल्लेखनीय रूप से परिपक्व और समझदार था। यह देखते हुए कि उचेहा शिशुई को कोई समस्या नहीं है, नार्को ने तुरंत व्यवहारिक मूल्यांकन शुरू करने की घोषणा की। ब्रश। जैसे ही मूल्यांकन शुरू हुआ, पहाड़ द्वारा निर्धारित टाइमर के साथ उचेहा शिशुई ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, तुरंत एक काली छाया में बदल गई और तुरंत प्रशिक्षण मैदान में भाग गई। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने प्रारंभिक स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए आवेदन करने का साहस किया। उसने न केवल बॉडी फ्लिकर तकनीक सीखी, बल्कि ऐसा लगता है कि उसने इसमें अच्छी तरह से महारत हासिल कर ली है। ओयामा, जो स्वयं समय निर्धारित कर रहा था, जब उसने देखा कि उचेहा शिशुई कैसे चली गई तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि बॉडी फ्लिकर तकनीक कोई विशेष रूप से उन्नत कौशल नहीं है। यह एक ऐसी चीज है जिसमें न केवल अकादमी के छात्रों को महारत हासिल है, बल्कि कई जीनों को भी इसमें महारत हासिल नहीं है। स्पष्ट रूप से शिशुई उचेहा की असाधारण क्षमताओं को केवल एक चाक बॉडी फ्लिकर तकनीक द्वारा पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। नार्को ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बस अपनी बाहों को पार कर लिया और शांति से उस दिशा को देखता रहा जहां उचेहा शिशुई ने छोड़ा था। उचेहा शिशुई की प्रतिभा शायद उस समय काकाशी से कमतर नहीं थी, या उससे आगे भी नहीं थी, लेकिन दूसरी पार्टी अभी भी बहुत अनुभवहीन है। हालांकि यह कमजोरों को धमकाने जैसा लग सकता है, वह उचेहा शिशुई जैसे किसी व्यक्ति को अपनी योजनाओं में बाधा डालने की अनुमति नहीं देगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और तेजी से 10 मिनट बीत गए। ब्रश। ओयामा के संकेत के बाद नार्को ने संकोच नहीं किया और तुरंत बॉडी फ्लिकर तकनीक का इस्तेमाल किया, अपने स्थान से गायब हो गया और प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश कर गया। जब से मैंने प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश किया है तब से लेकर अब तक लगभग 25 मिनट बीत चुके हैं। दूसरे शब्दों में, मूल्यांकन लगभग 15 मिनट से चल रहा है। रास्ते में मैंने सावधानीपूर्वक किसी भी निशान को मिटा दिया है और यहां तक कि जानबूझकर नार्को सेंसी को भ्रमित करने की उम्मीद में कुछ गलत दिशाएं भी बनाई हैं। प्रशिक्षण मैदान के एक कोने में उचेहा शिशुई जितना संभव हो सके सिकुड़ा हुआ और पेड़ों की घनी छांव में छिपा हुआ, सतर्क रहते हुए चुपचाप समय का अनुमान लगाता रहा। हालांकि यह मूल्यांकन उनकी अपनी इच्छा से नहीं था, इसकी व्यवस्था उनके परिवार द्वारा की गई थी।
लेकिन चूंकि वह पहले ही सहमत हो चुका था, इसलिए वह असफल होने को तैयार नहीं था। आखिरकार वो उचिहा कबीले का सदस्य है। पुकारे। अचानक जैसे ही उचिहा शिशुई मूल्यांकन समय बीतने का इंतजार कर रहा था, उसके तेज कानों ने हवा से कुछ कटने की आवाज पकड़ी। ये देखकर उचिहा शिशुई का दिल कड़ा हो गया और बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत पेड़ की छतरी के अंदर से बाहर निकल गया। इसके बाद पेड़ की छतरी के स्थान को देखें। उचिहा शिजुई के प्रकट होते ही कुनाई से बनी एक काली छाया पेड़ की छतरी में घुस गई, फिर दूसरे छोर से उड़ गई और पास के पेड़ के तने में समा गई। जैसे ही वह उतरा, उचिहा शिशुई ने फुर्ती से खुद को स्थिर किया और तुरंत अपने आसपास का निरीक्षण किया। जब नजर किसी एक स्थान पर पड़ी तो वह तुरंत कुछ ही दूरी पर एक आकृति पर टिक गई। बूहू, हवा में किसी चीज के कटने की आवाज घनी थी। उचिहा शिशुई ने अपने पैरों से चक्र का एक विस्फोट किया और दूसरी ओर छलांग लगा दी। उसके हाथों ने तेजी से उसके पैर पर निंजा टूल पाउच से शूरिकेन का ढेर खींचा और उन्हें उस आकृति की ओर फेंक दिया जो कुछ ही दूर नहीं थी। शूरिकेन हवा में तेजी से घुमा और उनमें से कुछ आपस में टकरा भी गए, जिससे कुछ चिंगारी निकल गई। नहीं, यह एक क्लोन है। शूरिकेन टकराए और प्रक्षेप पथ बदल गए, लेकिन अंत में वे सभी सटीक रूप से उस आंकड़े पर पहुंच गए जो बहुत दूर नहीं था। लेकिन जब शूरिकेन ने आकृति पर प्रहार किया तो आकृति उस स्थान से गायब हो गई जैसे कि वह कोई प्रेत हो। इस दृश्य ने उचिहा शिशुई का ध्यान खींचा और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह तेजी से साइड में चला गया। उचिहा शिजुई ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। निंजा कौशल के मामले में यहां तक कि कई जीन भी बराबरी के नहीं है। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से हमलावर के नियंत्रण में थी। इससे पहले कि उचिहा शिशुई किनारे की ओर छलांग लगाकर उतर पाता, एक व्यक्ति तेजी से उसके पीछे आया और उचिहा शिशुई के पैरों पर जोरदार लात मारी। धमाका। प्रहार होने पर उचिहा शिजुई ने तुरंत अपना संतुलन खो दिया और जमीन पर गिरने से पहले हवा में आधा चक्कर लगाया। तभी उचिहा शिजुई ने तुरंत अपना संतुलन हासिल किया, अपने बाएं हाथ से खुद को संभाला और अपने दाहिने हाथ से कटाना को अपनी पीठ पर पकड़ लिया और अपने पीछे की आकृति पर वार किया। डिंग। कड़वाहट के कारण ब्लेड बेकार हो गया था। कुनाई के धारक को देखने पर पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि नार्को था। नार्को ने उचिहा शिजुई के स्लैश को कुनाई से अवरुद्ध कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। इससे पहले कि उसका प्रतिद्वंद्वी प्रतिक्रिया दे पाता, उसने अपना पैर उठाया और उसकी कमर पर लात मार दी। टकराना। एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ उचिहा शिशुई दर्द से चिल्लाई और अस्त व्यस्त अवस्था में उड़ गई। नहीं, नार्को सेंसी बहुत तेज है। मुझे बदलाव करना होगा, अन्यथा मैं लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाऊंगा। जमीन पर गिरने के बाद उचिहा शिशुई ने देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की। अपनी कमर के दर्द को सहन करते हुए वह जल्दी से पलट गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। शेरिंगन जागो। जैसे ही उसने हवा में छलांग लगाई, उचिहा शिजुई की नजर नार्को पर टिकी रही और उसी समय उसकी आंखें सूक्ष्म रूप से लाल हो गईं, प्रत्येक में एक टोमो दिखाई दे रहा था। शेरिंगन। इतनी जल्दी जाग गए। पृष्ठ 7। जैसे ही नार्को अपना हमला जारी रखने वाला था, उसने तुरंत दूसरे की आंखों में बदलाव को देखा। जब नार्को ने उचिहा शिशुई की आंखों में शेरिंगन को देखा तो वह काफी आश्चर्यचकित हुआ। वह जानता था कि दूसरा पक्ष भविष्य में मंगेक्यू शेरिंगन को जगाएगा, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष केवल 5 साल की उम्र में शेरिंगन को जगाएगा। जबकि जितनी जल्दी शेरिंगन को जगाया जाता है, वे उतने ही अधिक शक्तिशाली होते हैं जितनी जल्दी वे इसे जगाते हैं। ये निस्संदेह इंगित करता है कि व्यक्ति के पास शेरिंगन में अधिक प्रतिभा है। 5 साल की उम्र में शेरिंगन को जगाने के बाद नार्को को अब समझ में आया कि क्यों दूसरा पक्ष भविष्य में मंगेक्यू शेरिंगन को जगाने में सक्षम था। शेरिंगन में दूसरे पक्ष की प्रतिभा वास्तव में एक सच्ची प्रतिभा की है। तथ्य यह है कि शेरिंगन संपूर्ण नारुतो श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण रक्तरेखा सीमा है, यहां तक कि नारुतो को एक बार द लीजेंड ऑफ द आइस के रूप में जाना जाता था। इस रक्तरेखा सीमा की शक्ति को साबित करने के लिए पर्याप्त है। अध्याय 8 2 बुराइयों में से छोटी। शेरिंगन को जगाने के बाद केवल एक टोमो भी उचिहा शिशुई की उसकी धारणा के अलावा उसके चक्र सहित समग्र क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। मगाटामा घूमता है। जब उचिहा शिशुई ने अपनी बढ़ी हुई धारणा के साथ नार्को को पकड़ लिया तो उसने तुरंत अपने सबसे कुशल जैनजुत्सु को बाहर निकाल दिया। एक पल में दूसरी तरफ नार्को को ऐसा लग रहा था कि उसे मार दिया गया है। उसकी आंखें फोकसहीन हो गईं और वह कठोर हो गया। सफलता। नार्को की असामान्य घटना ने उचिहा शिशुई का ध्यान खींचा, जिससे वह तुरंत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत मुड़कर भाग गया। ये सही है। नार्को के खिलाफ जवाबी हमला शुरू करने के बजाय उचिहा शिशुई ने भागने का फैसला किया। कितना चतुर। जैसे ही उचिहा शिशुई भागने के लिए मुड़ी, नार्को, जो जैनजुत्सु के अधीन लग रहा था, अचानक ध्यान में आ गया। उसने अपने दिल में प्रशंसा के साथ उचिहा शिशुई की पीछे हटने वाली आकृति को देखा। दूसरे पक्ष के लिए सही विकल्प भाग जाना था। शेरिंगन वास्तव में जैनजुत्सु डालने की क्षमता को बढ़ाता है। हालांकि उचिहा शिजुई चुनिन के स्तर के सबसे करीब था। शेरिंगन के साथ भी उसका जैनजुत्सु केवल चुनिन को नियंत्रित करने में एक निश्चित भूमिका निभा सकता था। यदि हम आक्रमण करना चुनते हैं तो हमारे जीतने की संभावना अधिकतम 30% है। इसके विपरीत भागना एक अलग कहानी है। अभी जो हो रहा है वह कोई वास्तविक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक आकलन है। परीक्षण के नियमों के अनुसार नार्को को हराने के लिए उचिहा शिशुई की आवश्यकता नहीं थी, उसे बिना पकड़े केवल 1 घंटे तक जीवित रहने की आवश्यकता थी। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प वास्तव में आमने सामने लड़ने के बजाय समय के लिए रुकना है। पिछले एक्सचेंज के दौरान उन्होंने जो ताकत दिखाई और उचिहा शिशुई ने जो निर्णय लेने की क्षमता दिखाई है, उसके आधार पर यह कहना सुरक्षित है कि उचिहा शिशुई परीक्षा पास करने के लिए पूरी तरह से योग्य है। दुर्भाग्य से उचिहा शिशुई अब उचिहा कबीले के किसी के दमन का शिकार बन गया है, इसलिए नार्को केवल कमजोरों को धमका सकता है। ब्रश चक्र दोनों पैरों से घूमता है। नार्को तेजी से बाहर निकला। उनकी गति स्पष्ट रूप से उचिहा शिजुई की तुलना में बहुत कम थी। उन्होंने लगभग तुरंत ही उचिहा शिशुई को पकड़ लिया, जो मुड़कर भाग रहा था।
पीछे से उचिहा शिशुई के पास आकर शिशुई के प्रतिक्रिया करने से पहले नार्को ने अपना दाहिना हाथ शिशुई की गर्दन पर दबाया और उसे जमीन पर पटक दिया। मुझे खेद है, आप व्यावहारिक मूल्यांकन में असफल रहे। अपने दाहिने हाथ से उचिहा शिशुई पर दबाव डालते हुए नार्को के बाएं हाथ ने किसी तरह एक कुनाई उत्पन्न की, जिसे उसने शिशुई की दृष्टि रेखा के सामने मिट्टी में गिरा दिया। जब उचिहा शिशुई, जिसका चेहरा जमीन पर कसकर दबाया गया था, ने कुनाई को अपनी दृष्टि की रेखा में देखा, उसका संघर्ष अचानक बंद हो गया और उसी समय उसने नार्को की भावहीन आवाज सुनी। अपने पिछले मुकाबले में उचिहा शिजुई अच्छा प्रदर्शन करते दिखे, लेकिन वास्तव में नार्को ने उन्हें चमकने का मौका दिया। निस्संदेह इसका उद्देश्य प्रदर्शन को अधिक यथार्थवादी बनाना है। कम से कम बाहरी लोगों को ऐसा प्रतीत होगा कि वह केवल हिंसा और उत्पीड़न का सहारा लेने के बजाय वास्तव में उचिहा शिशुई का परीक्षण कर रहा था। ब्रश। नार्को ने उचिहा शिशुई को दबा दिया और अगले ही पल उसके बगल में एक आकृति दिखाई दी। जो व्यक्ति आया था वह दशान था, जो पर्यवेक्षण, रिकॉर्ड रखने और मूल्यांकन का प्रभारी था। जब उचिहा शिजुई ने प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश किया तो ओयामा उसके पीछे पीछे चला गया। उचिहा शिजुई, क्योंकि मूल्यांकन का समय समाप्त नहीं हुआ था और आपको परीक्षक ने पकड़ लिया था, आप इस व्यावहारिक मूल्यांकन में असफल हो गए हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए दयामा ने मूल्यांकन परिणामों की घोषणा करने से पहले नार्को को गहराई से देखा। नार्को ने उस अजीब नजर को महसूस किया जो दयामा उसे दे रही थी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ओयामा ने परिणामों की घोषणा करने के बाद खड़े होकर उचिहा शिशुई को रिहा कर दिया। उचिहा शिशुई, जो अब स्वतंत्र है, जल्दी से उठ गई। उसकी नजर सबसे पहले नार्को पर पड़ी, जो कुनाई को वापस अपने निंजा टूल बैग में डाल रहा था। उचिहा शिशुई की आंखें आक्रोश से भर गईं। अपने कबीले के अन्य सदस्यों के साथ अक्सर झगड़ने के कारण वह अपनी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था और जिनिन बनने के लिए पूरी तरह से योग्य था। आपके मूल्यांकन में असफल होने का कारण केवल यह है कि परीक्षक ने आपके लिए कठिनाई का उच्च स्तर निर्धारित किया है। अपनी प्रारंभिक नाराजगी कम होने के बाद उचिहा शिशुई ने अंदर ही अंदर आह भरी। चाहे जो भी हो, असफलता तो असफलता ही होती है। नार्को सेंसी, मैं शायद अगले साल फिर से स्नातक परीक्षा के लिए आवेदन करूंगा और मुझे आशा है कि आप अगली बार फिर से मेरे परीक्षक होंगे। उचिहा शिशुई ने खुद को शांत करने के बाद नार्को से गंभीरता से कहा। हालांकि वह परीक्षण में अपनी विफलता को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, फिर भी वह नार्को के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं हुआ। इसके बजाय उसने प्रतिस्पर्धी भावना विकसित की और नार्को को अपना लक्ष्य बनाया। मैं परीक्षक की व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन यदि अवसर आया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। नार्को ने दूसरे व्यक्ति के भावनात्मक परिवर्तन को देखा और उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराया। मूल्यांकन के बाद तीनों प्रशिक्षण मैदान से चले गए। उचिहा शिजुई कक्षा में लौटने वाले पहले व्यक्ति थे। नार्को, आपने व्यावहारिक मूल्यांकन में मानक पार कर लिया। उचिहा शिशुई के चले जाने के बाद दयामा, जो उसी स्थान पर रह गई थी, मुड़ी और नार्को की ओर देखा। उन्होंने व्यावहारिक मूल्यांकन में उचिहा शिशुई का प्रदर्शन देखा था। उचिहा शिशुई के प्रदर्शन के आधार पर वह वास्तव में पूरी तरह से योग्य था। विफलता पूरी तरह से नार्को की समस्याओं के कारण थी। परीक्षकों में से एक के रूप में ओयामा ने मूल्यांकन के प्रति निष्पक्ष रवैया बनाए रखा। यही वजह है कि वह नार्को के व्यवहार से कुछ हद तक असंतुष्ट थे। नार्को ने भी दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मुझे पता है कि शिक्षक ओयामा सोचते हैं कि मैं बहुत सख्त हूं, लेकिन मैं शिशुई की भलाई के लिए ऐसा कर रहा हूं। शिशुई की प्रतिभा निर्विवाद है, वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। हालांकि वह अभी भी बहुत छोटा है। उनके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए बहुत जल्दी स्कूल छोड़ना अच्छी बात नहीं हो सकती है। उसके लिए बेहतर होगा कि वह कुछ और वर्षों तक स्कूल में अपने कौशल को निखारे। इसलिए अगर प्रोफेसर दयामा को लगता है कि मैंने गलती की है, तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। ठीक है, आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। ओयामा ने और कुछ नहीं कहा, न ही नार्को ने उसे आसानी से मना लिया। इसके बजाय उन्होंने अपना रुख व्यक्त किया। मूल्यांकन परिणामों के अलावा मूल्यांकन प्रक्रिया भी दर्ज की गई और अंततः रिपोर्ट की गई। इसलिए व्यावहारिक मूल्यांकन के दौरान नार्को के कार्यों को अनिवार्य रूप से खोजा जाएगा। दयामा ने जो कहा उसके सामने नार्को शांत रहा। यह मूल्यांकन शुरू से ही उनके लिए दुविधापूर्ण था। यदि मिशन विफल हो जाता है तो रूट संगठन निश्चित रूप से उन्हें जवाबदेह ठहराएगा। इस वजह से उन्हें वापस भी बुलाया जा सकता है। इसके विपरीत यदि चीजें वैसी ही रही जैसी वे अभी हैं, तो होकेज उन्हें जवाबदेह भी ठहरा सकता है। नार्को केवल दो बुराइयों में से कम को चुन सकता था। डेंजो, बेहतर होगा कि आप अपने खेल को आगे बढ़ाएं, नार्को ने मन ही मन सोचा। अध्याय 9, तुम्हें मेरी छाया पर पछतावा है। होकेज बिल्डिंग के अंदर। लॉर्ड होकेज, ये निंजा अकादमी द्वारा प्रस्तुत उचिहा शिशुई के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट है। कृपया देखें। होकेज के कार्यालय के अंदर एक निंजा ने हिरोजेन सरुतोबी को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया, जो उसकी मेज के पीछे बैठा था, और फिर उसे एक रिपोर्ट सौंपी। हाँ, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। हिरोजेन सरुतोबी ने सौम्य भाव से रिपोर्ट स्वीकार की। निंजा के चले जाने के बाद हिरोजेन सरुतोबी ने अपना सिर नीचे कर लिया और हाथ में रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में दाशान द्वारा दर्ज किए गए मूल्यांकन परिणाम और प्रक्रिया शामिल है। सामग्री बहुत विस्तृत है। इसमें न केवल उचिहा शिशुई के विभिन्न मूल्यांकनों के परिणाम शामिल हैं, बल्कि यह तथ्य भी शामिल है कि परीक्षक के रूप में नार्को ने व्यावहारिक मूल्यांकन में अत्यधिक कठिन चुनौती पेश की। पृष्ठ 8। हालांकि हिरोजेन सरुतोबी ने केवल इन चीजों पर नजर डाली, लेकिन जब उन्होंने मूल्यांकन के दौरान शिशुई उचिहा को शेरिंगन का उपयोग करते देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं। वे पहले ही शेरिंगन को जगा चुके हैं। कागामी के वंशज मेरी कल्पना से भी अधिक उत्कृष्ट प्रतीत होते हैं। हिरोजेन सरुतोबी को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि उचिहा शिशुई, जो केवल 5 वर्ष की थी, ने पहले ही शेरिंगन को जगा दिया था। वह सोच में डूबा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार उचिहा शिजुई के पास स्पष्ट रूप से पहले से ही एक जैनिन की ताकत थी, और एक टोमो के साथ एक शेरिंगन के जुड़ने से उसकी ताकत एक चुनिन की ताकत के बराबर थी।
क्रंच। अचानक जैसे ही हिरुजेन सरुतोबी शिशुई उचिहा के मामले पर विचार कर रहे थे, कार्यालय का दरवाजा खुला हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि यह होकेज का कार्यालय है। अगर कोई अंदर आने की कोशिश करेगा तो बाहर मौजूद गार्ड इसकी सूचना जरूर देंगे। इस समय गार्ड की सूचना के बिना कोई व्यक्ति कार्यालय में प्रवेश कर गया। इसमें कोई शक नहीं कि गांव में बहुत कम लोग ही यह कारनामा कर पाते हैं। और वर्तमान में लोग। हिरुजेन, आपने पहले ही उचिहा शिशुई की रिपोर्ट पढ़ ली है ना? उसने इतनी कम उम्र में शेरिंगन को जगाया, हमें उसे नियंत्रण में रखना चाहिए। कार्यालय में प्रवेश करने पर आगंतुक ने उदास अभिव्यक्ति के साथ डेस्क के पीछे हिरुजेन सरुतोबी को एक सुझाव दिया। डेंजो, तुम बहुत आगे जा रहे हो। हिरुजेन सरुतोबी ने नवागंतुक की ओर देखा और विशेष रूप से जब उसने सुना कि दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, तो उसने अपने बगल में पाइप उठाया, एक कश लिया और दिखावटी सहायता के साथ कहा, ये सही है। आगंतुक रूट संगठन के नेता डेंजो थे। हिरुजेन सरुतोबी को तुरंत निंजा अकादमी से रिपोर्ट प्राप्त हुई। डेंजो को भी मूल्यांकन के बारे में तुरंत जानकारी मिल गई। खैर, इस जानकारी का प्रदाता स्वाभाविक रूप से नार्को है, जिसने मिशन को अंजाम दिया। अत्यधिक नहीं, आप बहुत अधिक आत्मसंतुष्ट हैं। यह मत भूलिए कि टोबिरामा सेंसी ने हमें क्या बताया था। उचिहा एक दुष्ट कबीला है और हमें उनके साथ अत्यंत सतर्कता से व्यवहार करना चाहिए। डेंजो हिरुजेन सरुतोबी के रवैये से बहुत असंतुष्ट था और उस पर चिल्लाया। हिरुजेन सरुतोबी ने अपना सिर हिलाया। बेशक मैं टोबिरामा सेंसी के निर्देशों को नहीं भूलूंगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि उचिहा कबीला भी गांव का एक हिस्सा है। इससे पहले कि वे गांव के खिलाफ कुछ करें, हमें उन्हें ज्यादा निशाना नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा यह आसानी से परेशानी का कारण बन सकता है। उचिहा शिजुई को इस बार परीक्षा उत्तीर्ण करने से रोकना पहले से ही अधिकतम था जो हम कर सकते थे। मुझे लगता है कि यह आप ही हैं जो बहुत कमजोर हैं। डेंजो ने व्यंग्य किया। होकेज के रूप में टोबिरामा सेंसी द्वारा हिरुजेन को चुनना वास्तव में एक गलती थी। दूसरे पक्ष को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि होकेज होने का क्या मतलब है। यही कारण है कि दुष्ट उचिहा कबीले से आज तक निपटा नहीं जा सका है। यदि वह होकेज होता तो उचिहा कबीला अब इतना आरामदायक जीवन नहीं जी रहा होता। शिजुई उचिहा और यहां तक कि उचिहा कबीले से निपटने के तरीके पर हिरुजेन सरुतोबी और डेंजो की स्पष्ट रूप से अलग अलग राय थी। संक्षेप में, अभी उचिहा शिशुई के बारे में चिंता मत करो। डेंजो द्वारा उन पर कमजोर होने का आरोप लगाने के बाद हिरुजेन सरुतोबी ने असंतुष्ट होकर कहा। लेकिन हिरुजेन सरुतोबी के असंतोष की तुलना में डेंजो और भी अधिक नाराज था। उसने गुस्से में कहा, हिरुजेन, तुम्हें इसका पछतावा होगा। डेंजो, मैं होकेज हूं। हिरुजेन सरुतोबी ने डेंजो को सीधे घूरते हुए कहा, प्रत्येक शब्द अलग और जानबूझकर। हिरुजेन सरुतोबी की मुद्रा डेंजो के लिए किसी जबरदस्त अपमान से कम नहीं थी, जिससे वह अवाक रह गया और वह मुड़कर चला गया। उछाल। दरवाजा, जो थोड़ी देर के लिए खुला था, जोर से बंद कर दिया गया। अप्रिय अलगाव के बाद हिरुजेन सरुतोबी ने अपना पाइप पिया। उसकी नजर खिड़की पर टिकी हुई थी। मुझे उस बच्चे शिजुई से संपर्क करने का अवसर ढूंढना होगा। उचिहा शिजुई की प्रदर्शित प्रतिभा ने उसे नजरअंदाज करना असंभव बना दिया। हालांकि वह डेंजो जितना उग्र नहीं था, फिर भी वह उचिहा कबीले से सावधान था। अन्यथा वह डेंजो को उचिहा शिशुई को दबाने के लिए लोगों को भेजने की चुपचाप अनुमति नहीं देता। इसका उद्देश्य उचिहा कबीले को उचिहा शिशुई के माध्यम से सत्ता हासिल करने से रोकना था। उचिहा शिजुई परीक्षण, इसकी प्रारंभिक घोषणा से लेकर इसकी अंतिम विफलता तक स्कूल के भीतर काफी हलचल पैदा कर गया। हालांकि ये हंगामा ज्यादा देर तक नहीं चला और जल्द ही शांत हो गया। चाहे यह उचिहा कबीले के अहंकार के कारण हो या वरिष्ठों द्वारा स्थिति को कुशलता से संभालने के कारण, इस घटना ने नार्को को प्रभावित नहीं किया। कई दिनों तक चुपचाप इंतजार करने के बाद और जब उसे पता चला कि कोई उसकी तलाश में नहीं आया है, तो नार्को को एहसास हुआ कि उसने संकट का सुरक्षित रूप से सामना कर लिया है। अतः वह अपनी पूर्व अवस्था में लौट आए। दिन के दौरान वह अपने स्थान पर निंजा अकादमी में पढ़ाने के लिए छाया क्लोन का उपयोग करता है, जबकि वह घर पर रहकर लगन से अमरता की खेती करता है। और इसी तरह पलक झपकते ही एक हफ्ता बीत गया। कोनोहा में कई प्रशिक्षण मैदान हैं। जैसे ही शाम ढली, दो आकृतियां गांव के एक एकांत प्रशिक्षण मैदान में घने जंगलों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ी। अविश्वसनीय गति के कारण उसका चित्र धुंधला हो गया। जहां तक इन दो आकृतियों की पहचान की बात है, वे कोई और नहीं बल्कि नार्को और उसका छाया क्लोन थे। जब नार्को और उसके छाया क्लोन जंगल में चले गए तो वे एक दूसरे के सामने स्थित नहीं थे, बल्कि वे समानांतर में चले गए। अचानक, जैसे कि पूर्व व्यवस्था के अनुसार, नार्को और उसके छाया क्लोन ने चलते समय एक दूसरे पर शूरिकेन की बौछार कर दी। कर्कश, दोनों ओर के शूरिकेन तेज बिजली कड़कड़ा रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की ओर गोली चलाई, शूरिकेन दोनों पक्षों के बीच जंगल में तेजी से भिड़ गए। बिजली चमकी और चिंगारियां उड़ी। उसी आक्रमण विधि का उपयोग किया गया, लेकिन परिणाम पूरी तरह से एक तरफा थे। नार्को के शूरिकेन ने छाया क्लोन द्वारा दागे गए शूरिकेन को बुरी तरह से गिरा दिया या यहां तक कि चकनाचूर कर दिया, इससे पहले कि छाया क्लोन ने अपने ही शूरिकेन को सटीक रूप से गोली मार दी। आने वाले शूरिकेन का सामना करते हुए छाया क्लोन ने और भी अधिक चक्र फैलाया और तेजी से गुजरते हुए एक पेड़ के तने से टकराया। क्लिक करें। विशाल बल ने पेड़ के तने में गहरी सेंध लगा दी, जबकि छाया क्लोन ने गति का उपयोग दिशा बदलने और तेजी से नीचे जमीन पर उतरने के लिए किया। तदनुसार नार्को भी कुछ ही दूरी पर उतरा। थंडर एस्केप अर्थ वॉक। थंडर एस्केप अर्थ वॉक। नार्को और उसके छाया क्लोन ने फिर से उसी हमले की विधि का इस्तेमाल किया। जल्दी से हाथ की मोहरें बनाई, फिर नीचे झुक गए और अपने हाथों को उनके सामने जमीन पर रख दिया। वज्र, बिजली की चकाचौंध चमक उठी। दोनों पक्षों के हाथों से बिजली के घने बोल्ट निकले, फिर तेजी से जमीन पर एक दूसरे की ओर बहे। इस हमले ने पहले शूरिकेन के चारों ओर लिपटी बिजली की तुलना में शक्ति में स्पष्ट अंतर दिखाया। नार्को द्वारा छोड़ी गई बिजली न केवल तेज गति से छाया क्लोन के पास पहुंची, बल्कि इसका पैमाना और शक्ति भी काफी मजबूत थी। प्रचंड बिजली ने अपने रास्ते में जमीन को आसानी से फाड़ दिया और चकनाचूर कर दिया। छाया क्लोन के काफी करीब एक बिंदु पर बिजली के दो बोल्ट हिंसक रूप से टकरा गए।
बस एक क्षण में छाया क्लोन द्वारा छोड़ी गई बिजली नारकू द्वारा छोड़ी गई बिजली से बिखर गई। बिजली जो जय गति के साथ दुश्मन की रेखाओं के बीच से गुजरी थी, रुकी नहीं बल्कि तेजी से छाया क्लोन को भी अपनी चपेट में ले लिया। धमाका, प्रचंड बिजली में छाया क्लोन गायब हो गया। उसका शरीर एक क्षण के लिए अकड़ गया और फिर वह धुएं में बदल गया और गायब हो गया। अध्याय 10 छाया क्लोन का विचार। निंजुत्सु करने के लिए सच्ची क्यूई का उपयोग करना वास्तव में चक्र निंजुत्सु से कहीं अधिक शक्तिशाली है। छाया क्लोनों के विघटन के कारण नारकू ने बिजली छोड़ना बंद कर दिया। धीरे धीरे बढ़ते हुए नारकू ने उस स्थान को देखा जहां उसकी छाया गायब हो गई थी। वहां तेज बिजली गिरने से आसपास की जमीन झुलस गई और दरक गई। अत्यंत संतुष्ट महसूस करते हुए नारकू ने गुप्त रूप से शक्ति पर सिर हिलाया। वह विशेष रूप से अपने छाया क्लोन से लड़ने के लिए यहां आएगा, बोरियत से नहीं बल्कि अपनी वास्तविक ऊर्जा का अधिक विस्तार से परीक्षण करने के लिए। वास्तव में इस अवधि के दौरान अपनी खेती में सुधार के लिए कड़ी मेहनत करने के अलावा वह विभिन्न तरीकों से अपनी सच्ची क्यूई का परीक्षण कर रहा था। उदाहरण के लिए निंजुत्सु और ताइजुत्सु में चक्र के बजाय सच्ची क्यूई का उपयोग करना। सच्ची क्यूई की गुणवत्ता निस्संदेह चक्र से बेहतर है। हालांकि नारकू को यह भी पता था कि उसकी वर्तमान साधना का स्तर अभी भी बहुत उथला है, इसलिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सच्ची ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने के लिए उसने निंजा शरीर भ्रम के साथ सच्ची ऊर्जा के संयोजन के बारे में सोचा। इन दिनों के परीक्षण के परिणाम संतोषजनक हैं। पृष्ठ 9। सच्ची क्यूई न केवल गुणवत्ता में चक्र से आगे निकल जाती है, बल्कि यह अनुप्रयोग के सभी पहलुओं में चक्र को पूरी तरह से प्रतिस्थापित भी कर सकती है। शैडो क्लोन के खिलाफ पिछली लड़ाई में इस्तेमाल की गई लाइटनिंग रिलीज तकनीक की तरह बिजली की रिहाई को उजागर करने के लिए सच्ची क्यूई का उपयोग करना न केवल सरल है, बल्कि इसकी शक्ति चक्र का उपयोग करके बिजली की रिहाई से कहीं अधिक है। सच्ची क्यूई के साथ डाली गई तकनीकों को शायद चक्र के साथ डाली गई तकनीकों से अलग किया जा सकता है। मुझे यह मिल गया है। चूंकि यह अमरता की खेती के बारे में है, सच्ची क्यूई के साथ डाली गई तकनीकों को निश्चित रूप से जादू कहा जा सकता है, यानी बिजली की रिहाई को बिजली का जादू कहा जा सकता है। नारकू ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और विचार करने लगा। नारकू ने सच्ची ऊर्जा को मंत्रों के रूप में उपयोग करने वाली तकनीकों को परिभाषित करने के बारे में जितना अधिक सोचा उतना ही बेहतर लगा। आखिरकार इस दुनिया में अमर लोग भी अपनी तकनीकों को अमर कलाएं कह सकते हैं, तो जिन तकनीकों का मैं अपनी सच्ची ऊर्जा के साथ उपयोग करता हूं उन्हें जादुई कलाएं कहने में क्या गलत है। फिर अगली चीज छाया क्लोन तकनीक का परीक्षण करना है। एक नाम तय करने के बाद नारकू ने अपना ध्यान फिर से परीक्षण पर केंद्रित कर दिया। अपने हाथों से अपने सामने एक क्रॉस बनाते हुए नारकू ने तुरंत धुएं के बादल के साथ एक और छाया क्लोन बनाया। हालांकि पिछले परीक्षणों में उपयोग किए गए छाया क्लोनों के विपरीत इस बार छाया क्लोन वास्तविक क्यूई का उपयोग करके बनाए गए थे। चलो शुरू करो। नारकू ने अपने द्वारा बनाए गए वास्तविक ऊर्जा छाया क्लोन को देखा और उसे निर्देश दिए। समझा। ट्रू क्यूई शैडो क्लोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और नेमलेस तकनीक की खेती शुरू करने के लिए तुरंत आकाश की ओर 5 दिलों की मुद्रा अपनाते हुए क्रॉस लेक बैठ गया। ये देखकर नारकू ने ट्रू क्यूई शैडो क्लोन की स्थिति पर कड़ी नजर रखी। हालांकि निंजा की तकनीकें खेती के उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच सकती हैं, फिर भी निचले स्तरों पर उनके पास अद्वितीय फायदे हैं। उदाहरण के लिए छाया क्लोन। एक भौतिक क्लोन के रूप में एक छाया क्लोन न केवल मुख्य शरीर के स्थान पर लड़ सकता है, बल्कि निष्क्रिय होने के बाद मुख्य शरीर को अपनी यादें और अनुभव भी वापस भेज सकता है। उत्तरार्ध को खेती में भी लागू किया जा सकता है। सेज मोड की तरह यह आपको छाया क्लोन के माध्यम से प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति देता है, जिससे सेज चक्र जल्दी से संघनित हो जाता है। इस समय नारकू का परीक्षण ये देखना था कि क्या ट्रू क्यूई शैडो क्लोन तकनीक भी ट्रू क्यूई को शीघ्रता से संघनित करने में मदद कर सकती है। सामान्य छाया क्लोन के बजाय यह एक सच्चा क्यूई छाया क्लोन क्यों है? यह आध्यात्मिक जड़ों के मुद्दे पर आता है। अमरता के मार्ग के लिए 2 मूलभूत आधारों की आवश्यकता होती है। एक है आध्यात्मिक ऊर्जा। आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना कोई साधना नहीं कर सकता। दूसरा आध्यात्मिक मूल है। आध्यात्मिक जड़ मानव शरीर और आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच एक स्थानांतरण स्टेशन की तरह है। यदि किसी में आध्यात्मिक जड़ का अभाव है तो न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना मुश्किल होगा, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को सच्ची ऊर्जा में परिष्कृत करना भी असंभव होगा। नारकू ने पहले शैडो क्लोन तकनीक का परीक्षण किया था, लेकिन अंततः उन्हें पता चला कि चक्र द्वारा बनाई गई शैडो क्लोन तकनीक में आध्यात्मिक जड़ें नहीं थीं। दूसरे शब्दों में, यह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके उसे सच्ची ऊर्जा में परिष्कृत नहीं कर सका। इसलिए इतने दिनों की साधना के बाद जब उसकी वास्तविक ऊर्जा बहुत अधिक प्रचुर हो गई, तो उसने ये देखने का निर्णय लिया कि क्या उसकी वास्तविक ऊर्जा छाया क्लोन बदल गई है। इस समय नारकू ने तुरंत देखा कि ट्रू क्यूई शैडो क्लोन द्वारा आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में खींची जा रही थी। सफलता। ये पता चलने पर कि आध्यात्मिक ऊर्जा ट्रू क्यूई शैडो क्लोन के शरीर में प्रवेश कर गई है, नारकू तुरंत बहुत खुश हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका मतलब है कि ट्रू क्यूई शैडो क्लोन चक्र शैडो क्लोन से अलग है और शैडो क्लोन में आध्यात्मिक जड़ें भी लगा सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे अलग अलग दुनिया में रहते हैं, या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनमें अमरता के प्रति आकर्षण की कमी है। संक्षेप में, नारकू मूल रूप से आध्यात्मिक जड़ों से रहित व्यक्ति था। सामान्य परिस्थितियों में भले ही उसे अमर साधना की विरासत प्राप्त हो, उसके लिए अमर साधना के क्षेत्र में प्रवेश करना कठिन होगा। हालांकि जैसा कि कांस्य टॉवर को एक निश्चित अमर साधना संप्रदाय द्वारा पारित खजाना होने का संदेह है, ये स्पष्ट था कि उन्होंने इसे आध्यात्मिक जड़ों के बिना किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने की संभावना पर विचार किया था। इसलिए जब नारकू ने पहली बार कांस्य टॉवर में प्रवेश किया और उसे इसके स्वामी के रूप में पहचाना गया, तो कांस्य टॉवर ने क्षय को जादू में बदलने की अपनी शक्ति प्रदर्शित की, जिससे उसके शरीर में एक दिव्य शक्ति का संचार हुआ। इस रहस्यमय शक्ति ने उनके शरीर को रूपांतरित कर दिया, जिससे उनकी आध्यात्मिक जड़ को आकार मिला। हालांकि ये संभव है कि कांस्य टॉवर ने दुनिया का भ्रमण करते समय बहुत अधिक ऊर्जा की खपत की। यही कारण है कि इसने उसके लिए केवल निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ बनाई।
इससे उन्हें अमृतत्व की खेती करने की नींव मिली, लेकिन निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ द्वारा लाई गई साधना योग्यता अपेक्षाकृत खराब है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा की सांस लेने जैसा है। समान साधना पद्धति से किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक जड़ जितनी बेहतर होगी, वह प्रत्येक सांस के साथ उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर सकता है। इसके विपरीत जितना कम उतना बेहतर। इसके अलावा ट्रू क्यूई शैडो क्लोन ने आध्यात्मिक ऊर्जा को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया। ये निस्संदेह साबित करता है कि नार्को अपनी खेती में तेजी लाने के लिए अपनी ट्रू क्यूई शैडो क्लोन तकनीक का उपयोग कर सकता है और इस प्रकार अपनी आध्यात्मिक जड़ों की कमी को पूरा कर सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। नार्को ने ट्रू क्यूई शैडो क्लोन को दूर करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उसे आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति दी, ये देखना चाहते हुए कि वह कितनी दूर तक खेती कर सकता है। धमाका। लगभग आधे घंटे बाद अचानक ट्रू क्यूई शैडो क्लोन सक्रिय रूप से खुद ही दूर हो गया। नहीं, सटीक रूप से कहें तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा का निरंतर अवशोषण था जिसके कारण उनका शरीर फट गया। जिस क्षण ट्रू क्यूई शैडो क्लोन नष्ट हो गया, नार्को को तुरंत अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा की वृद्धि महसूस हुई। इससे वह चौंक गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गए और बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए अपनी अनाम साधना तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया। कई चक्रों तक ऊर्जा प्रसारित करने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा को वास्तविक ऊर्जा में परिष्कृत किया गया, जिससे नार्को के साधना स्तर में सुधार हुआ। ऐसा लगता है कि मैं बहुत आशावादी था। हालांकि ट्रू क्यूई शैडो क्लोन आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और बाहर निकाल सकता है, लेकिन अंततः ये सिर्फ एक क्लोन है। इसलिए यह अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे सच्ची क्यूई में परिष्कृत नहीं कर सकता है। इसके बजाय ये केवल मुझे परिष्कृत करने के लिए अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा को वापस खिला सकता है। नार्को ने आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद उठने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वह जमीन पर बैठ गया और विचार करने लगा। ट्रू क्यूई शैडो क्लोन का विघटन न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रतिक्रिया और अंतःश्वसन के माध्यम से, बल्कि साधना के अनुभव के माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है। ट्रू क्यूई शैडो क्लोन वास्तव में चक्र शैडो क्लोन से भिन्न है। यह आध्यात्मिक जड़ों को प्रक्षेपित कर सकता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को अंदर और बाहर सांस ले सकता है। हालांकि नार्को को ट्रू क्यूई शैडो क्लोन तकनीक विकसित करने के अपने अनुभव से एक समस्या का भी पता चला, अर्थात सच्ची क्यूई ऋषि चक्र से भिन्न है। उत्तरार्ध प्राकृतिक ऊर्जा और चक्र का सम्मिलन है, जबकि पूर्व आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मा का सम्मिलन है। यहाँ किसी को भी एकल खिलाड़ी खेल बहुत उबाऊ होते हैं। यदि कोई है तो कृपया मुझे टिप्पणियों में बताएं ताकि मुझे पता चले कि कोई देख रहा है। अध्याय 11 दक्षता में सुधार। ट्रू क्यूई शैडो क्लोन का सार केवल ट्रू क्यूई से निर्मित एक ऊर्जा निकाय है। भले ही एक आध्यात्मिक जड़ को क्लोन पर प्रक्षेपित किया जा सकता है, लेकिन ये स्वयं नार्को की तरह अपने सार क्यूई और आत्मा के साथ सांस लेने वाली आध्यात्मिक क्यूई को फ्यूज नहीं कर सकता है, जिससे इसे ट्रू क्यूई में परिष्कृत किया जा सकता है। नार्को ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। यदि ट्रू क्यूई शैडो क्लोन आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत नहीं कर सकता है, तो इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली साधना सहायता निस्संदेह बहुत कम हो जाएगी। आखिरकार यदि कोई आध्यात्मिक ऊर्जा को सच्ची ऊर्जा में परिष्कृत नहीं कर सकता है, तो दक्षता कम होने के अलावा वास्तविक ऊर्जा छाया क्लोन की अवधि भी सीमित हो जाएगी। ट्रू क्यूई शैडो क्लोन की तरह बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने से शरीर फट जाएगा। दूसरे शब्दों में, ट्रू क्यूई शैडो क्लोन में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा की एक सीमा होती है। यह ऊपरी सीमा बिल्कुल उसके साधना स्तर पर निर्भर करती है। नार्को केवल आधे महीने से भी कम समय से अमरता की खेती कर रहा था। उसकी निम्न आध्यात्मिक जड़ के साथ इस तथ्य के साथ कि नारुतो दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा एकाग्रता साधना दुनिया की तुलना में बहुत कम है, उसकी साधना प्रगति स्वाभाविक रूप से बहुत तेज नहीं हो सकती है। वास्तव में उनकी खेती का वर्तमान स्तर अनाम खेती तकनीक के कारण है। हालांकि इस खेती की तकनीक का कांसे टॉवर की विरासत में विशेष रूप से नाम भी नहीं है, लेकिन ये कहा जाना चाहिए कि यह खेती की तकनीक निश्चित रूप से कांसे टॉवर की मुख्य विरासत है। यदि मुझे इसका वर्णन करना हो तो मैं इसे 9 यांग दिव्य कौशल का साधना संस्करण कहूंगा। इसकी तकनीकों का अभ्यास किया जाता है और इसमें कई असाधारण विशेषताएं हैं। निम्नलिखित कथनों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, ये जिस आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है वह सामान्य साधना तकनीकों से कहीं अधिक है। दूसरा, सच्ची क्यूई परिसंचरण की गति बेहद तेज है और सामान्य खपत को लगभग जल्दी से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, सच्ची क्यूई प्रसारित करते समय साधारण भूसे और लते भी जबरदस्त शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। चौथा, इसमें असाधारण रक्षात्मक क्षमताएं हैं। इसकी वास्तविक ऊर्जा न केवल हमला होने पर स्वचालित रूप से शरीर की रक्षा करती है, बल्कि इसमें बाहरी ताकतों को विक्षेपित करने का प्रभाव भी होता है। पांचवां, साधना पथ में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति की अपनी समझ बढ़ेगी। छठा, इसमें चमत्कारी उपचार प्रभाव होते हैं जो लोगों को किसी भी बीमारी से बचाता है और सभी जहरों का प्रतिरोध करता है। उदाहरण के लिए, नार्को अपने शैडो क्लोन के साथ लाइटनिंग रिलीज का आदान प्रदान करने के बाद ट्रू क्यूई शैडो क्लोन तकनीक का उपयोग करके अपनी खेती जारी रखने में सक्षम था, क्योंकि उसने जो ट्रू क्यूई का उपभोग किया था वह उसकी नेमलेस तकनीक के प्रभाव में जल्दी से बहाल हो गया था। आइए नार्को के वर्तमान खेती स्तर पर वापस लौटें। अनाम साधना तकनीक की असाधारण प्रकृति के कारण उनकी साधना गति एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ के बराबर थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि नारुतो दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी मजबूत नहीं है जितनी साधना दुनिया में। यदि वह साधना जगत में होते तो उनकी साधना गति संभवतः उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ों वाले साधकों की बराबरी करने में सक्षम होती। इससे पता चलता है कि एक अच्छा व्यायाम तरीका कितना मददगार हो सकता है। यह अनाम मार्शल आर्ट तकनीक की असाधारण प्रकृति को साबित करने के लिए पर्याप्त है। पृष्ठ 10। हमें लालची नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक ऊर्जा में सांस लेने में सक्षम होना पहले से ही एक बहुत अच्छा परिणाम है। नार्को की सिकुड़ी हुई भौहें अधिक समय तक नहीं टिकी, वे जल्दी से शांत हो गए। वह कृतघ्न व्यक्ति नहीं है।
हालांकि ट्रू क्यूई शैडो क्लोन में आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने की क्षमता नहीं है, लेकिन यह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और बाहर निकाल सकता है, जिससे उसकी साधना की गति में काफी तेजी आ सकती है। इतने लाभ के साथ वह और क्या मान सकता है। ट्रू क्यूई शैडो क्लोन के साथ मेरे अनुभव के आधार पर मेरे वर्तमान साधना स्तर के साथ पूरी शक्ति से बनाया गया एक ट्रू क्यूई शैडो क्लोन संभवतः लगभग आधे घंटे तक आध्यात्मिक ऊर्जा को अंदर ले सकता है और छोड़ सकता है। हालांकि वास्तविक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति की मेरी वर्तमान दर को देखते हुए मैं कम समय में आसानी से कई वास्तविक ऊर्जा छाया क्लोन बना सकता हूं, जिससे वास्तविक ऊर्जा छाया क्लोनों की संख्या बढ़ जाएगी। नार्को ने तुरंत सोचा और जल्द ही एक विचार लेकर आया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने तुरंत परीक्षण का दूसरा दौर शुरू कर दिया। वह उठे और छाया क्लोन तकनीक का फिर से उपयोग किया, जिससे सच्ची ऊर्जा का एक और छाया क्लोन तैयार हो गया, जिससे उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा में सांस लेना जारी रखने की अनुमति मिल गई। फिर उसने तुरंत अपनी खत्म हो चुकी वास्तविक ऊर्जा को बहाल करने के लिए अनाम मार्शल आर्ट को सक्रिय कर दिया। जब सच्ची क्यूई मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित होती है तो आध्यात्मिक ऊर्जा की सांस लेने की गति साधना स्तर में सुधार की तुलना में बहुत तेज होती है। ये कुछ हद तक पानी की टंकी के सिद्धांत के समान है। पानी की टंकी की क्षमता बढ़ाना पानी खत्म हो जाने के बाद उसे फिर से भरने से कहीं अधिक कठिन है। नार्को की ऊर्जा पुनर्प्राप्ति की असाधारण गति ने उसे कुछ ही समय में अपनी वास्तविक ऊर्जा पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी। उन्होंने ट्रू क्यूई का दूसरा शैडो क्लोन बनाने के लिए तुरंत शैडो क्लोन तकनीक का उपयोग किया, जिसे उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा में सांस लेना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने बार बार अपनी वास्तविक ऊर्जा को बहाल किया और बार बार अपनी वास्तविक ऊर्जा के छाया क्लोन बनाए। जब तक पहला छाया क्लोन अपनी अत्यधिक सांस लेने के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा फट गया, तब तक नार्को ने पहले ही 10 वास्तविक ऊर्जा छाया क्लोन बना लिए थे। जब पहला ट्रू क्यूई शैडो क्लोन नष्ट हो गया तो फीडबैक आध्यात्मिक ऊर्जा ने शोधन के माध्यम से न केवल नार्को की हाल ही में समाप्त हुई ट्रू क्यूई को बहाल किया, बल्कि कुछ हद तक उसकी खेती में भी सुधार किया। बिना रुके नार्को, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत कर रहा था, ने सच्ची ऊर्जा के नए छाया क्लोन बनाना जारी रखा। बार बार शोधन के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा सच्चे क्यूई छाया क्लोन से वापस आ गई। व्यस्त प्रयासों के बावजूद प्रतिफल खेती के स्तर में तेजी से सुधार के रूप में मिला। सूरज डूबता है और चंद्रमा उगता है, चंद्रमा डूबता है और सूरज उगता है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें घने जंगल से गुजरी, नार्को पूरी रात खेती करता रहा। क्या सुबह हो चुकी है? समय सचमुच उड़ जाता है। सूरज की रोशनी को महसूस करते हुए नार्को, जो एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत कर रहा था, उसने जो किया वह रोक दिया और खींच गया। पूरी रात ट्रेनिंग करने के बावजूद नार्को को ज्यादा थकान महसूस नहीं हुई। यह न केवल अनाम मार्शल आर्ट की असाधारण पुनर्स्थापना शक्ति के कारण है, बल्कि शरीर के भीतर सच्ची क्यूई में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण भी है। एक सच्चा क्यूई छाया क्लोन आधे घंटे तक आध्यात्मिक ऊर्जा को अंदर और बाहर सांस ले सकता है। एक ट्रू क्यूई शैडो क्लोन आध्यात्मिक ऊर्जा को 5 घंटे तक अवशोषित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जब नार्को ने 10 सच्चे क्यूई छाया क्लोनों द्वारा छोड़ी गई आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत किया, तो यह उसके लिए स्वयं 5 घंटे तक साधना करने के बराबर था। भले ही हमें सच्ची ऊर्जा को ठीक होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखना पड़े। हालांकि आज रात अपने साधना स्तर में सुधार को महसूस करने के बाद नार्को ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि एक रात में उसकी साधना के परिणाम पिछली 8 रातों की साधना के बराबर थे। ये निस्संदेह साबित करता है कि खेती में सहायता के लिए ट्रू क्यूई शैडो क्लोन का उपयोग करने से उनकी खेती की गति 8 गुना से अधिक बढ़ गई। उत्तम। मेरी वर्तमान खेती दक्षता से मेरा अनुमान है कि मुझे अपनी खेती को 1 और महीने में क्यूई रिफाइनिंग के सही स्तर तक बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हुई खेती की गति ने नार्को को खुशी से भर दिया। नारुतो दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता और इस तथ्य को देखते हुए कि उसके पास केवल निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ थी, इतने कम समय में क्यूई रिफाइनिंग के पहले स्तर के शिखर तक पहुंचना उसके लिए अविश्वसनीय रूप से तेज था। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए खेती करने के लिए अपार्टमेंट में लौटना अब संभव नहीं है। मुझे लंबे समय तक यहाँ प्रशिक्षण मैदान में रहना होगा, लेकिन इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचते हुए नार्को ने अपनी त्रुटि पर हाथ फेरा। अपार्टमेंट में सीमित जगह है और जाहिर तौर पर खेती के लिए बहुत सारे सच्चे क्यूई छाया क्लोनों को समायोजित नहीं किया जा सकता है। हालांकि नार्को प्रशिक्षण मैदान में बसने के विरोध में नहीं है। रूट में मुझे जो प्रशिक्षण मिला उसकी तुलना में इस तरह का जंगल का जीवन बच्चों का खेल है। जहां तक निंजा अकादमी की बात है, वैसे भी यह सब छाया क्लोनों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां है। अध्याय 12 हाथ की सील को कम करना। ट्रू क्यूई शैडो क्लोन की उपस्थिति ने नार्को को अपने आगामी प्रशिक्षण के लिए और भी अधिक प्रेरित किया। छुट्टी लेने और कुछ जरूरतों का सामान पैक करने के लिए अपने अपार्टमेंट में लौटने के बाद उन्हें प्रशिक्षण मैदान में रहने के लिए जगह मिली। एक के बाद एक दिन बीतते गए। इससे पहले कि वह ये जानता, उच्चहा शिशुई को जल्दी स्नातक होने से रोकने के लिए उसे आखिरी बार मिशन प्राप्त हुए 1 महीना बीत चुका था, जिसका मतलब था कि नार्को को निंजा अकादमी के भीतर एकत्र की गई छात्र जानकारी को एक बार फिर से जमा करने की आवश्यकता थी। यह अभी भी हथियारों की दुकान के नीचे गुप्त कमरे में था। खुफिया जानकारी जमा करने के बाद नार्को कुशलतापूर्वक अपने कप्तान के साथ एक गहन लेकिन सरल आदान प्रदान में शामिल हो गया। 1 घंटे से अधिक समय तक पीड़ा झेलने के बाद नार्को ने अपना सिर सोफे के आर्मरेस्ट पर रख दिया और वहीं लेट गया। इसी तरह नोनो, जिसने अभी अभी बात खत्म की थी, लापरवाही से नार्को के शरीर पर लेट गया। आप आधे साल से अधिक समय से निंजा अकादमी में हैं। आपकी प्रगति कैसी है? क्या आपने अपनी ताकत में कोई सफलता हासिल की है? आखिरकार वह एक निंजा था और साथ ही एक जोनिन भी। अपनी सांसें पकड़ने के बाद नोनो ठीक हो गई। अपने लंबे लहराते सुनहरे बालों के साथ उसने अपना सुंदर चेहरा उठाया और नार्को से एक प्रश्न पूछा। नोनो के साथ अपने संबंध के माध्यम से नार्को निंजा अकादमी में प्रवेश करने में सक्षम था। रूट संगठन की प्रकृति को देखते हुए निंजा अकादमियों के भीतर छात्र खुफिया जानकारी इकट्ठा करने जैसे मिशनों की अत्यधिक मांग की जाती है। सुरक्षा प्राथमिक चिंता है। कोई भी खतरे में नहीं पड़ना चाहता।
यहाँ तक कि मूल संगठन के सदस्य भी वही हैं। इसलिए नार्को के लिए, जो केवल एक आरक्षित सदस्य था, इस मिशन को प्राप्त करना आसान नहीं था। वह केवल अपने कप्तान